हेलो एंड वेलकम टू बिहार नमन जीएस। बिहार नमन जीएस परिवार में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप आचार्य आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ। मित्रों, हिस्ट्री ऑप्शनल का हमने एक और लेक्चर किया था और आप लोगों ने अगर उनको नहीं देखा है तो उसको देखिए। उसमें मैंने हिस्ट्री के बारे में बताया था कि हिस्ट्री केवल और केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, एक वैज्ञानिक विषय है और इस वैज्ञानिक विषय को हमें अध्ययन कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। मित्रों, एक सूचना मैं आपको दे दूं कि आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, आज जो हम लोग समझने वाले हैं, वो ये समझने वाले हैं कि इतिहास को पढ़ना कैसे है। हम लोगों ने पहले जो लेक्चर किया है उसमें देखा है कि इतिहास में क्या क्या टॉपिक आएंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बताएंगे आपको कि इतिहास को पढ़ना कैसे है, इतिहास में हम लेखन करेंगे, हमें सोचना कैसे होता है और इन सारी चीजों के लिए हम आपको आज का पूरा लेक्चर रहेगा। ध्यान इस बात को देना है कि कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, किंतु मित्रों मैं आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये टॉपिक हमें बताएगा कि इतिहास में हमें लिखना कैसे है, इतिहास को पढ़ना कैसे है, इतिहास में सोचना कैसे है और इसी आधार पर हमें सारे पूरे इतिहास को देखना है। ये आपके पास एक टूल्स है, इस टूल्स के आधार पे आपको इतिहास का अध्ययन करना है। तो देखते हैं कि हमें इतिहास का अध्ययन कैसे करना है। मित्रों, इतिहास में हमें जो भी टॉपिक लेने हैं उस टॉपिक में हमें जो अध्ययन करना है, इतिहास में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये हमारे पास जो सिस्टम होता है ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के आधार पे हमें पूरे इतिहास को, इतिहास एज ए होल, हमें इन टॉपिक को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो टूल्स है, इन टूल्स के आधार पे इतिहास का विश्लेषण करना है और देखते हैं कि ये टूल्स हमारा कैसे काम करता है। इस टूल्स को आज हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। मित्रों, आप देखिए, आपके यहाँ बोर्ड पर दो चित्र, दो डायग्राम बने हुए हैं। इस डायग्राम में पहला डायग्राम अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत सांस्कृतिक सबसे भीतरी पार्ट है, उसके बाद ये जो लकीर है, ये दूसरा जो गोला है, ये गोला हमारा सामाजिक है, ये तीसरा गोला आर्थिक है और चौथा गोला राजनीतिक है। यहाँ समझना क्या है और यहाँ क्या समझना है, यहाँ आर्थिक सबसे अंदर है, सांस्कृतिक उसके बाद है, सामाजिक और उसके बाद राजनीतिक। यहाँ भी देखिए राजनीतिक सबसे ऊपर है और यहाँ भी जो है राजनीतिक सबसे ऊपर है। हमें चित्र, इन दो चित्रों में दो बातों को समझना है। सबसे पहले चित्र में हमें समझना यह है कि ये जो राजनीतिक परिवर्तन है, ये राजनीतिक परिवर्तन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये राजनीतिक परिवर्तन सबसे तीव्र परिवर्तन होता है और जब भी किसी क्षेत्र में राजनीतिक परिवर्तन होता है उससे धीमा परिवर्तन आर्थिक होता है, आर्थिक परिवर्तन से धीमा सामाजिक परिवर्तन होता है और सामाजिक परिवर्तनों से धीमा सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी क्षेत्र में बात करें, ध्यान दे देखें तो सबसे तीव्र हमें जो परिवर्तन नजर आएगा वो राजनीतिक परिवर्तन नजर आएगा। चाहे आप इतिहास में प्राचीन कालीन इतिहास देखते हैं, चाहे आप मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे, चाहे फिर मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, आपको राजनीतिक परिवर्तन, यहां तक कि वर्तमान समय में भी अगर आप ध्यान दें तो राजनीतिक परिवर्तन कई बार 5 वर्षों में हो जाता है, कई बार 2 वर्षों में होता है, कई बार 10 वर्षों में होता है। किंतु एक बात जो ध्यान देने की है, राजनीतिक परिवर्तन सबसे तीव्र होता है, आर्थिक परिवर्तन धीमे धीमे होता है। याद कीजिए कि हम स्वतंत्रता के बाद 1991 से आर्थिक परिवर्तनों में आए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राजनीतिक परिवर्तन अति तीव्र होता है जबकि आर्थिक परिवर्तन उससे धीमा होता है। इसी तरीके से हम लोग अगर आगे चलते हैं, सामाजिक परिवर्तन जो हमारा है वो आर्थिक परिवर्तनों से भी धीमा होता है। आप ध्यान दीजिए, इस बात को सोचिए और समझिए कि हमारा जो जाति व्यवस्था है या हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, जो कि हम पूरे इतिहास में पढ़ने भी वाले हैं, उसका परिवर्तन आर्थिक परिवर्तनों से भी धीमा होता है। और जब हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन है, जैसे हम धर्म को ले, कल्चर लें, तो हमारा यह सांस्कृतिक परिवर्तन सबसे धीमा होता है और ये सांस्कृतिक परिवर्तन होने में कई बार सैकड़ों वर्ष तो कई बार ज्यादा भी लग जाते हैं, जबकि राजनीतिक परिवर्तन ज्यादा तीव्र होता है। तो इस डायग्राम में आपके लिए यही तथ्य है कि हमारा इतिहास लेखन का जो विषय है उसमें अगर हम राजनीतिक परिवर्तन पे विचार करेंगे तो राजनीतिक परिवर्तन सबसे तीव्र होगा
उसके बाद आर्थिक परिवर्तन होता है, उससे धीमा परिवर्तन सामाजिक होता है, और सबसे धीमा परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, जिसमें कई बार सैकड़ों वर्ष भी लगते हैं और कई बार इससे ज्यादा भी लगते हैं। जबकि अगर हम चित्र दूसरा देखें तो हमने आर्थिक को सबसे अंदर के गोले में यानी सबसे छोटे गोले में डाला है, उसके बाद सांस्कृतिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है। तो ये दूसरा चित्र जो हमारा है ये बताता है कि सभी परिवर्तनों का आधार आर्थिक है। आर्थिक भौतिक कारक हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में और हमारे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तनों का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये दूसरा डायग्राम आपको बताएगा। इस आर्थिक परिवर्तनों के बाद सांस्कृतिक परिवर्तन जो कि प्रभावित करता है अगले सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को, ये हमें देखना है। और राजनीतिक परिवर्तन जो होता है वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता जितना आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस आलोक में इन दोनों चित्रों में आपको यही समझ में आएगा कि एक जगह परिवर्तन है और दूसरे जगह परिवर्तन का कारक है, और परिवर्तन के कारक में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कारक आर्थिक है, दूसरा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, तीसरा सामाजिक और राजनीतिक। तो यहाँ इन दो डायग्राम में परिवर्तन, इतिहास में हमें परिवर्तन कैसे देखना है और परिवर्तनों का जब कारण ढूंढने हैं तब हमें कैसे सोचना है, इन बातों के लिए ये दो चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। मित्रों, यहाँ इतिहास के अध्ययन और इतिहास के अध्ययन जो हमें करना है, परिवर्तनों को देखना होता है। और इन परिवर्तनों को देखना कैसे है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये हमारे पास चार आधार होते हैं। इन आधारों का मैंने विस्तार किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट कर लें और आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास में जो हमें परिवर्तन देखना है वो परिवर्तन हमें राजनीति के अंतर्गत विस्तार देखना है। जैसे सपोज कीजिए कि मौर्य साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक है, ये हमारा राजनीतिक विस्तार के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रशासन, प्रशासनिक स्थिति क्या थी, बड़ी नौकरशाही थी, छोटी नौकरशाही थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक नीतियां क्या थी, इन सारी चीजों का अध्ययन हमें प्रशासन के अंतर्गत करना है। मतलब ये है कि इतिहास के अध्ययन में जब हम परिवर्तनों को देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि विभिन्न कालों में राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, अर्थात किस शासक ने कितना विस्तार किया। उसके बाद जब हम किसी अगले शासक या किसी अगले काल की बात करते हैं, विशेष रूप से अगले काल, क्योंकि यहाँ शासक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम पहले से सीखते आए हैं वो हमारा शासक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना, उतना हमारा काल होता है, जैसे महाजनपद काल, मौर्य काल इत्यादि। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जैसे हमारा विस्तार है तो विस्तार कहां से कहां तक किया गया है, और अगला जो शासक आता है या अगला जो काल आता है उस काल में भारत में जो साम्राज्यवाद है उसका विस्तार कहां से कहां तक होता है। इसके बाद जब हम प्रशासन में देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक स्थिति क्या है, बृहद नौकरशाही है, प्रशासनिक अन्य चीजें क्या है। इसके अलावा जब हम सपोज कीजिए कि हमें मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की तुलना करनी हो प्रशासन को लेकर के, अन्यथा हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन पे हमें निबंध लिखना होता है या गुप्त प्रशासन पे हमें टिप्पणी करनी होती है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होता है, और हम देखते हैं हमारे प्राचीन काल में गुप्त और मौर्य साम्राज्य सबसे बेहतर साम्राज्य माने जाते रहे हैं। एक साम्राज्य जो जम्बू द्वीप की अवधारणा लिए हुआ है, जबकि दूसरा साम्राज्य जो है गुप्तों का, उन साम्राज्य ने इतनी उपलब्धियां हैं कि जिसे हम स्वर्ण युग तक की कल्पना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास प्रशासन आता है, विशेषकर गुप्तों के प्रशासन के विषय में आता है, तब हम तुलना करते हैं कि हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थिति क्या थी प्रशासनिक, और अभी गुप्तों की प्रशासनिक स्थिति क्या है। तो जब हम इस तरीके से प्रश्न का लेखन करते हैं, उत्तर का लेखन करते हैं, तो हमारे मार्क्स काफी बढ़ जाते हैं। आप खुद ही इन चीजों को इंप्लीमेंट जब करेंगे तब आपको फील होगा कि आपने जिस तरीके से स्टडी किया है और जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो आपकी डिमांड है वो डिमांड यही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है और हम किसी एक विषय पे, जैसे विस्तार के विषय पे ही ज्यादा लिख देते हैं अथवा प्रशासन के विषय पे ज्यादा लिख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर संतुलित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें जो देखना होता है वो हमें
इन सारे चीजों पे ध्यान देना होता है। और ये जो टूल्स है, इस टूल्स के आधार पे अगर आप किसी किताब को स्टडी करते हैं तब भी आप ये टूल्स लेकर के सामने में बैठें और इसके अनुसार से स्टडी करें। चलिए आगे मित्रों चलते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हैं। जब भी प्राचीन काल में हम आर्थिक स्थितियों की बात करेंगे तो कृषि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। और वैसे तो ध्यान देने की बात यह है कि कृषि हमारा आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हो, यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस हो या बिहार के क्वेश्चंस हो, वहां कृषि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते ही हैं कि हमारा इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर बेस ही है हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था की। तो ऐसे में हमारा कृषि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। कृषि के बाद शिल्पों की स्थिति, उसके बाद वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार में हमें यह देखना होता है, अगर हम यहाँ एक चीज करें तो यहाँ हमारा आंतरिक वाणिज्य व्यापार और बाह्य वाणिज्य व्यापार, इन दो स्थितियों को हम देखते हैं कि वाणिज्य व्यापार की स्थिति क्या है। आंतरिक का मतलब हमारे पूरे इंडिया में विभिन्न स्टेट के मध्य, विभिन्न क्षेत्र के मध्य, उत्तर दक्षिण के मध्य, पूरब पश्चिम के मध्य व्यापारिक स्थितियां क्या है। और जब हम बाह्य की बात करते हैं तो सीमा पार व्यापार की बात करते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ, जैसे हमारे चीन के साथ व्यापार, नेपाल के साथ व्यापार, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार, अमेरिका के साथ व्यापार, यूरोप के साथ व्यापार, ये हमारा है बाह्य व्यापार। आगे चलते हैं मित्रों, प्राचीन काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था। आप ध्यान देंगे कई बार यूपीएससी का क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा, तो मुद्रा पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप गुप्त काल को लें तो गुप्त काल में जो मुद्रा व्यवस्था थी, एक यूपीएससी ने एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था कि गुप्त काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था और स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग आम जन के द्वारा कैसे किया गया था। तो ये सारे टॉपिक जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन प्लेटफॉर्म के आधार पे, इन टूल्स के आधार पे जब आप स्टडी करेंगे तो इतिहास का वास्तविक मजा भी आएगा, आपको स्टडी करने में मजा आएगा, और जो हमें लेखन करना है, हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं, वो भी यहां से हमें पता चलेगा। आगे मित्रों, नगरीकरण की स्थिति। सिंधु सभ्यता में हम नगरीकरण देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बाद नगरीकरण देखिए, मौर्य काल में नगरीकरण की क्या स्थिति थी, इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अगला हमारा टॉपिक है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में जब भी हम परिवर्तनों की चर्चा करते हैं तो हमारा वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है सामाजिक स्टडी के लिए। वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के साथ साथ और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे आगे आकर के आदर्श रह गई, जबकि जाति व्यवस्था हमारे भारतीय समाज का वास्तविकता बन गई। तो इन चीजों को भी हम लोग यहां देखेंगे, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। फिर प्राचीन काल में महिला, अछूत और शूद्र। शूद्र जो वर्ण व्यवस्था से निकल करके आएगा, और महिला और अछूत, अछूत जो अभी वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक्चुअली वर्ण व्यवस्था से इसको बाहर रखा गया है। तो इन सारी चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे सामाजिक पिलर के अंतर्गत। इसके बाद मित्रों हमारा सांस्कृतिक पिलर है, और सांस्कृतिक पिलर के अंतर्गत धर्म और दर्शन जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राचीन काल में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि प्राचीन काल में धर्म एवं दर्शन की क्या स्थितियां थी, धर्म में परिवर्तन कैसे कैसे हुए, इन सारी चीजों को हमें देखना है। उसके बाद कला, कला के क्षेत्र में ढेर सारी चीजें हैं, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत नृत्य कला आदि आदि। मतलब कला के क्षेत्र में हमें ढेर सारी चीजें देखनी है। और स्थापत्य में देखेंगे तो जहां तक किसी भी बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो या यूपीएससी का, तो ये जो स्थापत्य का हमारा टॉपिक है कला के अंतर्गत, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कला के अंतर्गत स्थापत्य में कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं, और क्वेश्चंस को हमें कैसे लिखना होता है, कैसे करना है, कला के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक लेखन कैसे करना है। क्योंकि आप मित्रों देखते होंगे कई बार कला की विशेषता बतला दी जाती है, और कला की विशेषता बतलाने के बाद बस कला की विशेषता बतला करके हम लोग उसका नोट लिख देते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारी जो नई डिमांड है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे बिहार हो, हमारी जो नई डिमांड है उसमें हमें कला और स्थापत्य के अंतर भी विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।
विश्लेषणात्मक तरीके से हमें यह बताना पड़ेगा कि आखिर कला में क्या औचित्य है, आखिर कला का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने आपको पहले क्लास में कहा था कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इतिहास हमें परिवर्तन को दिखाना होता है और परिवर्तन के कारणों को ढूंढना होता है। इसीलिए इतिहास हमारा सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पे हमें इतिहास को देखना है, न कि सूचनाओं के आधार पे। आगे चलिए मित्रों, साहित्य में हम देखते हैं प्राचीन काल में हमारे पास ब्राह्मण साहित्य बहुत ज्यादा है। साहित्य का जब हम लोग विश्लेषण करेंगे और देखेंगे इसका वर्गीकरण करने पे कि साहित्य पे हमारे पास धार्मिक साहित्य है, हमारे पास गैर धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य है जिसे हम ऋग्वेद साहित्य कहते हैं या श्रुति साहित्य कहते हैं। इसी तरह हमारे पास स्मृति साहित्य भी है। उसी प्रकार हमारे पास बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। इसी तरीके से गैर धार्मिक साहित्य में जब हम आते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अन्य भी बहुत सारे साहित्य हैं जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे आगे चल के। इसके बाद हमारा जो विदेशी साहित्य है, इस पे भी हम अभी जब स्रोत की चर्चा करेंगे तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमें कहां कहां क्या क्या देखना है। यहां देखना है हमें मित्रों, किसी भी टॉपिक्स पे जो हमें ध्यान देना है उसमें हमें दो तरीके की स्टडी करनी है। एक होता है लंबवत स्टडी और दूसरा होता है क्षैतिज स्टडी। तो लंबवत स्टडी में जो हमें करना है, किसी विशेष काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जब भी हम किसी एक काल के, जैसे मौर्य काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा होता है लंबवत स्टडी, लंबवत तरीके से अध्ययन करना। और दूसरा जो तरीका है वो है क्षैतिज। इस क्षैतिज तरीके में हम पूरे प्राचीन भारत को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं में डिवाइड कर देते हैं। और प्राचीन भारत के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल के बाद महाजनपद काल के बाद इसी तरीके से सो ऑन चलता रहता है। और हमें पूछा जाता है प्रश्न कि प्राचीन काल में विज्ञान एवं संस्कृति या विज्ञान एवं तकनीकी का जो अचीवमेंट है उसके बारे में हमें बताना है। प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था की स्थितियों के बारे में बताना है। प्राचीन काल में बाह्य व्यापार, आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल जो प्रश्न पूछने का एक तरीका, सिस्टम बदला है, उसके अंतर्गत क्षैतिज तरीके से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में हमें किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक सिस्टम को लेकर के, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इनमें से चारों में से किसी एक को लेकर के इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां हमें यह पूछा जाए कि प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति का अध्ययन कीजिए, प्राचीन काल में सामाजिक अध्ययन कीजिए, प्राचीन काल में सांस्कृतिक स्थितियों का रूपरेखा तैयार कीजिए। इस तरीके की चीजें हमें पूछी जा सकती है, जो ये हमारा क्षैतिज तरीका है स्टडी का। कुछ मित्रों शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को देखें, जैसे अन्वेषण। तो ये प्राचीन काल में ये जो अन्वेषण जैसी चीजें हैं, उत्खनन, अन्वेषण का मतलब होता है पता लगाना, और उत्खनन का मतलब होता है जो नॉर्मली हम लोग खनन समझते हैं। तो अध्ययन हमें, जब भी हमें अन्वेषण वाली बात, हम भी इस अन्वेषण शब्द का जब प्रयोग करेंगे तब आपको यह समझ में आना चाहिए कि अन्वेषण का मतलब किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय वस्तु के बारे में
जानकारी कैसे आएगी, पता कैसे लगेगा, इन चीजों का देखना है। अब जब हम उत्खनन की बात करेंगे तो उत्खनन में हमें यह देखना है कि वहां खनन किया जाता है। अब हम बता दें मित्रों कि खनन किया कैसे जाता है। खनन की भी दो विधियां हैं। अभी हमने स्टडी की है अध्ययन करने की विधि, प्राचीन काल में इतिहास को अध्ययन करने की विधि, किंतु अब हम देखेंगे खनन की विधि। अब खनन किया क्यों जाता है, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता है जहां हमारे साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते, वहां इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों पे, जिसकी चर्चा अभी भी हम करने वाले हैं, हम आपको केवल ये बता देते हैं कि खनन का लंबवत और क्षैतिज स्टडी कैसे होता है। तो ये जो हमारा है 1 2 3 4, मान के चलिए ये आगरा का स्थान है। इस आगरे की हमने खुदाई की तो हमें नीचे में एक संस्कृति, अलग संस्कृति, 2 नंबर उसके ऊपर दूसरी संस्कृति, 3 नंबर पे तीसरी संस्कृति और 4 नंबर पे 4 संस्कृति। एक ही जगह का खनन करने के बाद हमें 4 संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किंतु जब क्षैतिज खनन करते हैं तो ये इस तरीके से खनन किया जाता है, बड़े क्षेत्र का खनन हम लोग करते हैं क्षैतिज खनन के अंतर्गत। और क्षैतिज खनन करने में ज्यादा ये खर्चीला एक्चुअली होता है। तो भारत में जो ज्यादातर स्टडी किया गया है वो लंबवत खनन के आधार पे किया गया है। और इस तरह हमने लंबवत और क्षैतिज खनन की बात समझ ली। अन्वेषण, पता लगाना, और उत्खनन यानी खनन। आगे बढ़ते हैं, चलिए मित्रों आगे देखते हैं कि हमें प्राचीन काल को कैसे विभाजित किया गया है। तो इसमें 3 तरीके की अवधारणाएं विद्वानों ने दी है। पहली अवधारणा यह है कि पूर्व ऐतिहासिक काल, मतलब ऐसा काल जो ऐतिहासिक काल से पूर्व है, इसका जो सिस्टम है, इसको विभाजन करने का जो सिस्टम है, वो पहला आधार लिया गया है पुरातात्विक स्रोत, अर्थात ऐसा काल जिस काल में केवल और केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है, ऐसे काल को हमने पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत डिवाइड किया है, जिसमें हमारा है पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहां हमारा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल के लिए 2 आधार लिया गया है। एक आधार है कृषि का प्रारंभ, दूसरा आधार है कि लेखन कला का विकास हुआ किंतु इसका उपयोग नहीं हो पाया। तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जब हम लोग ध्यान देते हैं तो हमारे पास होता है नवपाषाण काल जो 6000 ईसा पूर्व से आगे, और ताम्रपाषाण काल 3500 ईसा पूर्व से आगे। यहां आप लोग सोच रहे होंगे कि 3500 और 6000 से हमने शुरू तो कर दिया किंतु इसको समाप्त नहीं किया, जैसा कि आगे हम वैदिक काल में कर रहे हैं 1500 से 500 ईसा पूर्व। ये समझने वाली बात है। यहां समझने वाली बात यह है कि नवपाषाण काल में कृषि का जो प्रारंभ हो गया और जो सारी चीजें थी वो 6000 से शुरू हुई और आगे चलती रही। इसी काल में हमारे पास तांबे का उपयोग भी हुआ और कुछ स्थानों में, भारत के कुछ स्थानों में तांबे का उपयोग नहीं हो रहा था और भारत के कुछ स्थानों में तांबे का उपयोग हो रहा था। यही कारण है कि इस समय में जो नवपाषाण काल प्रारंभ होता है उसको हम लोग आगे और खींचते जाते हैं जब तक कि हमारे पास सभ्यता नहीं आ जाती, जब तक कि हमारे पास वैदिक काल नहीं आ जाता, तब तक हम इन चीजों को आगे बढ़ाते जाते हैं। भारत के अंतर्गत कुछ काल में नवपाषाण काल ही आगे बढ़ते रहते हैं, ताम्रपाषाण युग नहीं आता क्योंकि तांबे का उपयोग नहीं होता, बल्कि कुछ क्षेत्रों में ताम्रपाषाण काल आता है जो कि हड़प्पा के साथ भी चलता रहता है। इसीलिए ये भी खुला हुआ है, इसीलिए इसको भी ब्रेक नहीं लगाया गया है। आप जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे उस काल में, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता उभर रही थी, उसी काल में दक्षिण भारत में हमारे पास ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी और उस समय उस क्षेत्र में नगरीकरण का विकास नहीं हुआ था। इस विषय में हम लोग आगे जानकारी लेंगे, किंतु फिलहाल यही समझना है कि नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में ब्रेक नहीं लगाया जाता जब तक कि वैदिक काल हमारा प्रारंभ नहीं हो जाता है। आगे देखते हैं मित्रों, लेखन कला का जो विकास होता है, उस लेखन कला के विकास के साथ साथ किंतु उसका उपयोग नहीं हो पाता, यह है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हमारे पास लेखन कला थी, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे भी, चित्रात्मक लिपि जो थी, किंतु उसका अध्ययन नहीं हो पाया और ये हमारा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक देखा जाता है।
उसके बाद है वैदिक काल। वैदिक काल में 1500 से 500 ईसा पूर्व तक हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो आधार है वो है कि हमारे पास पुरातत्व स्रोत भी बहुत ज्यादा हैं और साहित्यिक स्रोत भी बहुत ज्यादा हैं, यानी कि हमारे पास पुरातत्व और साहित्य दोनों ही अध्ययन के स्रोत मौजूद हैं। ऐसे काल को हमने ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। यहां हम देखते हैं हमारे पास जो ऐतिहासिक काल है वो महाजनपद काल से जब तक पूर्व मध्यकाल जब तक प्रारंभ नहीं होता तब तक हमारा काल ये ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं और यहां हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हमने एक टॉपिक लिया है भूगोल का इतिहास पर प्रभाव। मित्रों, ज्यादातर हम लोग ये समझते रहते हैं कि इतिहास अलग विषय है, भूगोल अलग विषय है। इन दोनों विषयों का आपस में कोई लेन देन नहीं है। किंतु अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, हालांकि हमने पहले भी आपको जो विधि बताई है, स्टडी करने का तरीका बताया, उसमें बताया है कि हमें चीजों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारा टूल्स है उसके आधार पे देखेंगे। किंतु यहाँ पे हमने भूगोल का लिया है और भूगोल का इतिहास पे प्रभाव होता है और ये कैसे होता है। आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे, विश्लेषण करेंगे विभिन्न काल के बारे में, तो हम देखेंगे कि भूगोल ही नहीं अन्य भी विषय हैं जो इतिहास को प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से इतिहास भी, अब किसी भी टॉपिक को ले, किसी भी बुक को ले, तो आपको उसमें किसी न किसी बुक का किसी न किसी जगह आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूर दिखाई देगी। इसका यह मतलब है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसी विषय का अकेला स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम अकेला स्टडी करते हैं तो वो गलत तरीका है। इसीलिए हमें विभिन्न विषयों को एक दूसरे से लिंक करके देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाकर के हम सही ढंग से परफॉर्म कर पाते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि भूगोल इतिहास को कैसे प्रभावित करता है। तो इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे सभ्यता का प्रसार पश्चिम से पूर्व में क्यों हुआ। यह भी तो हो सकता था कि सभ्यता का प्रसार पूर्व से पश्चिम में हो। पहले बंगाल में सभ्यता का उदय होता, फिर पाकिस्तान में उदय होता, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इन क्षेत्रों में उदय होता। लेकिन आखिरकार सभ्यता का उदय पश्चिम में ही पहले क्यों हुआ और पूर्व में बाद में क्यों हुआ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में कृषि का जो विकास होता है उसमें विलंब होता है। आखिर ऐसा क्यों है। पहले प्रायद्वीपीय भारत में कृषि का विकास हो सकता था, बाद में हो सकता था उत्तरी भारत में। उसके बाद सुदूर दक्षिण में साम्राज्य निर्माण में देरी क्यों। आखिर ऐसा क्यों है कि महाजनपद काल में पहले उत्तर भारत में साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो 14 महाजनपद के बारे में हम लोग जानते हैं, जबकि उस काल में दक्षिण में उस तरीके का साम्राज्य विकास नहीं हो पाया। आखिर ये क्वेश्चंस है जिसके बारे में हमें समझना होगा। तो पहला हम लोग चलते हैं कि सभ्यता का प्रसार पश्चिम से पूर्व भी क्यों हुआ। तो मित्रों, हम लोग पश्चिम में जैसे ही देखते हैं तो सभ्यता का जो विकास हुआ है, हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है वो मानसूनी वर्षा का क्षेत्र है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में मानसून का उतना प्रभाव नहीं होता। और यही कारण है कि पश्चिम में हमें ताम्रपाषाण काल, जिससे हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई, जिसके पश्चात तांबे और टीन को मिलाकर के हमने कांसे का प्रयोग किया, तो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव होता है पश्चिम में, उस काल में पूर्व में नहीं होता, क्योंकि तांबा जो होता है वो लचीली धातु होती है। जबकि जैसे जैसे हम पूर्व में चलते जाते हैं मानसूनी वर्षा में वृद्धि होती जाती है और इस वृद्धि के कारण जंगल बहुत ज्यादा घने होते हैं, जबकि पश्चिम में ये स्थितियां नहीं थी। पश्चिम में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र था, जिस कारण से घने जंगल नहीं होते थे। और यही कारण है कि तांबे और कांसे जैसे पदार्थों का प्रयोग करके, तांबे जैसी धातु का प्रयोग करके, कांसे जैसे पदार्थों का प्रयोग करके हम कृषि करने में सक्षम थे पश्चिम के अंतर्गत। जबकि पूर्व में अगर हमें कृषि करना होता या करना था तो उसके लिए हमें इंतजार करना था तब तक के लिए जब तक कि लोहे का आविष्कार नहीं हो जाता, क्योंकि लोहे के आविष्कार होने के बाद ही हम घने जंगलों को साफ करके इसका उपयोग कर सकते थे। तो यही कारण है कि सभ्यता का विकास पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। और यही है हमारा इतिहास पे भूगोल का प्रभाव।
जो हम लोग सामान्य तौर पे जब हम स्टडी करते हैं तो सामान्य स्टडी के दौरान हम लोग भूगोल को छोड़ देते हैं, जबकि यहां हम देखते हैं कि भूगोल हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे देखते हैं मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत में कृषि का विकास विलंब से क्यों हुआ? सेम चीज, सेम थ्योरी। सेम थ्योरी ये है कि गंगा का जो घाटी है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये मैदान मिट्टी का मैदान है, यहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे तांबे जैसे धातुओं से भी हम लोग खोद करके कृषि कर सकते हैं। जबकि हम पश्चिम की, जबकि हम दक्षिण, सुदूर दक्षिण में जो हम लोग जाते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, तो यहाँ की जो भूमि है पथरीली भूमि है, जो लोहे के विकास के बाद ही कृषि के योग्य बनाने जाने थे। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में कृषि आने में विलंब हो गया। आगे बढ़ते हैं, सुदूर दक्षिण में साम्राज्य निर्माण क्यों? अब मित्रों हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कि जैसे जैसे कृषि का विकास बढ़ता है, कृषि से कृषि अधिशेष होता है, शिल्प वाणिज्य व्यापार होता है, आर्थिक संसाधन में वृद्धि होती है, और जब आर्थिक संसाधन में वृद्धि होती है तब हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और यही सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो साम्राज्य विकास को आधार प्रदान करता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि साम्राज्य विकास में जो देरी हुई है वो भी, उसके पीछे भी कृषि का विलंब बहुत बड़ा कारण है। और जब जैसे जैसे कृषि का विकास होता है और फिर वाणिज्य व्यापार का विकास होता है, तो हम लोग अभी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इन चीजों का अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साम्राज्य विकास में, साम्राज्य की स्थिरता में, साम्राज्य को बनाए रखने में, प्रशासन में। इतिहास विषय को प्रारंभ करने के लिए हमें इतिहास लेखन का अध्ययन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम इतिहास लेखन का अध्ययन करते हैं तभी हम उन विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने विचार बनाते हैं। जब कोई डिबेटेबल प्रश्न आता है, जब कोई संघर्षमय प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, तो उसमें हमें विचार कैसे रखना है, ये विचार वहीं से आता है जब हम इतिहास लेखन का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हमें ये इतिहास लेखन को स्टडी करना है, और हम लोग आगे इतिहास लेखन का उपयोग कैसे करेंगे, जब करेंगे तब आप लोगों को अंदाज लगेगा, और जब हम क्लास ये खत्म करेंगे तब आप लोगों को ये महसूस होगा कि इतिहास लेखन का कितना ज्यादा महत्व है। तो मित्रों अभी ये डायग्राम आप बना लीजिए। इसमें आपको बनाना है कि इतिहास लेखन क्या है, इतिहास लेखन का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले साम्राज्यवादी लेना है। साम्राज्यवादी के अंतर्गत आपको प्राच्यवादी और उपयोगितावादी। अब ये ढांचा जैसे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, बाद में हम इसको फिर से अरेंज करेंगे इन सबको मिटाने के बाद। उसी तरीके से आप यहाँ राष्ट्रवादी बनाएंगे, मार्क्सवादी बनाएंगे और संशोधनवादी बनाएंगे। अभी हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं उसमें साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी के अंतर्गत प्राच्यवादी और उपयोगितावादी, इसके अलावा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, फिर मार्क्सवादी और फिर संशोधनवादी। तो इन विषयों पे चर्चा करेंगे। जब मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आएगा, इसमें कुछ व्यक्तित्व भी आएंगे, तो व्यक्तित्व का हम लोग अलग से लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे। तो आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अब देखते हैं कि इतिहास लेखन है क्या। तो यहां सबसे बड़ी चीज है कि इतिहास लेखन ये इतिहास के अध्ययन का भिन्न भिन्न विचारधारा है। अब सोचिए, इतिहास एक है लेकिन हमें अध्ययन अलग अलग तरीके से करना है। आखिर कैसे करना है? इतिहास में घटनाएं, हमारे पास जो घटनाएं होती है एक ही होती है, और एक ही घटना को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के आधार पे हम लोग मूल्यांकन करते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी आगे जब चलेंगे, जब हम उस पर डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहां देखना यह महत्वपूर्ण है कि इतिहास लेखन में एक ही घटना को विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। यहां अलग अलग दृष्टिकोण होने का कुछ कारण भी है, जो है इतिहासकारों का उद्देश्य और इतिहासकारों की विचारधारा। अब जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जो संघर्ष की स्थितियां हुई है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो संघर्ष की स्थितियां होती रहती है, भारत के मछुआरे श्रीलंका में पकड़े जाते हैं,
या इस तरीके की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं संघर्ष में, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भारत का विरोध करता है या भारत के विरोध में कुछ बातें बोलता है, चीन भारत के विरोध में बोलता है, चीन कहता है कि भारत ने संधियों का उल्लंघन किया है, उसी तरीके से भारत कहता है कि चीन ने संधियों का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान संधियों का उल्लंघन किया है। अभी विगत कुछ वर्षों में अगर आपको ध्यान हो तो सिंधु जो नदी है और सिंधु नदी की जो अन्य शाखाएं हैं, उस शाखा के विषय में भारत में उनको पुनरावलोकन करने के विषय में प्रश्न उठे थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन प्रश्न उठे थे। मतलब यह है कि एक ही घटनाएं होती है और उस घटना को हर व्यक्ति या हर समाज या हर देश अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार से उसको देखता है और अपने दृष्टिकोण के अनुसार से उसका विश्लेषण करता है, और यही इतिहास लेखन का महत्व है। यही कारण है कि हम जब हमारे पास कोई डिबेट वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें हम इतिहास लेखन को सबसे पहले जानते हैं, इतिहास लेखन के माध्यम से उसको सोचने का कोशिश करते हैं, तब जाकर के हमारे पास उत्तर मिलता है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं इतिहास लेखन में हमें क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है। मित्रों, सबसे पहले इतिहास लेखन का जो शुरुआत हुआ है भारत में, जो आधुनिक इतिहास लेखन का शुरुआत हुआ है, माफ कीजिएगा, प्रारंभ में जो इतिहास लिखा जाता था भारत में वो विश्लेषणात्मक न होकर के वो अलग दृष्टिकोण से लिखा जाता था, जो कि हम स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन आधुनिक काल में जो इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई वो साम्राज्यवादियों के द्वारा हुई, और 18वीं सदी में आकर के ये सारी चीजें प्रारंभ हुई आधुनिक विचारधारा के आधार पे इतिहास लेखन। और इसमें सबसे पहला जो शुरुआत है वो प्राच्यवादियों ने शुरुआत किया है। अब मित्रों, आपके पास ये माइंड में प्रश्न आ रहे होंगे कि ये प्राच्यवादी क्या है, ये प्राच्यवाद क्यों, इसका योगदान क्या है और सीमा क्या है। इस आधार पे हमें देखना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राच्यवादी क्या है। तो पूर्वी देश के बारे में जो अध्ययन किया गया उस काल में, उन्हीं लेखकों को प्राच्यवादी लेखक कहा गया, और लेखन की जो ये विधि थी, लेखन का जो ये सिस्टम था, उसको प्राच्यवादी लेखन कहा जाता है। ये हमारा हो गया प्राच्यवादी लेखन क्या है। अब इसके विद्वान, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि साम्राज्यवादी विद्वानों ने ही प्राच्यवादी और उपयोगितावादी जैसे सिस्टम शुरू किए थे इतिहास लेखन का। उसके अंतर्गत इन्होंने, प्राच्यवादियों ने क्यों इतिहास लेखन शुरू किया। मित्रों, आज भी हम जब जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां रिसेप्शन पे, हम किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहां रिसेप्शन पे एक खूबसूरत सी लड़की बैठी होती है और मुस्कुरा करके हमारा स्वागत करती है। कभी इन चीजों को सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अरे ये तो कितनी सुंदर है, हमेशा मुस्कुरा करके दूसरों का स्वागत करती है। लेकिन इसके पीछे प्रश्न है। जब आप आधे घंटे डिबेट करेंगे और जब कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये मुस्कुराहट आर्टिफिशियल थी या नॉर्मल थी। ब्रिटिश ने आखिर इतिहास लेखन क्यों किया और ब्रिटिश ने प्राच्यवादी सिस्टम शुरू क्यों किए, जबकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना चाहता था, भारत की नहीं बल्कि ब्रिटेन की। तो उन्होंने आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए प्राच्यवादी दृष्टिकोण क्यों अपनाया। मित्रों, प्राच्यवादी दृष्टिकोण अपनाने के पीछे तर्क यह था कि अगर हम भारतीय संस्कृति के बारे में ज्यादा अध्ययन करते हैं, उस बात को समझते हैं, तो भारत में गवर्नेंस करना, यानी भारत में शासन करना आसान हो जाएगा। हम अगर भारत की संस्कृतियों के बारे में समझते हैं, भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं, आर्थिक परिवर्तनों के बारे में समझते हैं, तो भारत में शासन करना आसान हो जाएगा और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। इस तरीके के विद्वानों में कोलब्रुक, विलियम आदि महत्वपूर्ण है, जिन लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। एक और चीज थी, पहला तो भारत में शासन, और दूसरा था इस काल में इस काल में जो हमारे शासक थे या ब्रिटिश थे, वो समाज की वैधता प्राप्त करना चाहते थे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, समाज की वैधता, अगर हमारे पास आकर के कोई हमें बोलता है कि आप
आज काफी अच्छा बोल रहे हो, आपके पिताजी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, आपकी माता अच्छे स्वभाव की है, आपके दादाजी ने ऐसे ऐसे काम किए जो काफी समाज के लिए बेहतर हुए, तो हमारा हृदय पिघलने लगता है और हम उस चीजों को स्वीकार करने लगते हैं। यही चीज होती है, इसको बोलते हैं वैधता। ये है वैधता का प्रश्न। और चूंकि उन लोगों ने संघर्ष के माध्यम से लड़ाई करके, युद्ध करके, पलासी और बक्सर का युद्ध करके भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी, इसीलिए उनको सामाजिक वैधता भी चाहिए था। और सामाजिक वैधता की प्राप्ति के लिए उन लोगों ने हमारे संस्कृति का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि हमारी संस्कृतियों को बेहतर भी बताया। तो ये दो चीजें थी, पहला शासन अच्छे तरीके से करना, दूसरा सामाजिक वैधता प्राप्त करना। ये दो कारण थे जिनके कारण साम्राज्यवादियों ने इतिहास लेखन किया। और इस काल में जो इतिहास लेखन शुरू हुआ उसे प्राच्यवादी कहते हैं। मित्रों, इन लोगों का कुछ योगदान भी है। इन लोगों का भारतीय इतिहास के अध्ययन में काफी महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। सबसे पहला योगदान तो यह है कि इन्होंने आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक आधार पे भारत के इतिहास के लेखन को प्रारंभ किया। और सबसे पहले आर्थिक सामाजिक आलोचनाओं के आधार पर साम्राज्यवादियों ने अर्थात प्राच्यवादियों ने इतिहास के, भारतीय इतिहास का लेखन किया और भारतीय इतिहास का गुणगान भी किया। सामाजिक वैधता के लिए ही सही, लेकिन भारतीय इतिहास का गुणगान तो किया। कुछ अच्छी चीजें जो हमारे इतिहास में थी वो निकलकर हमारे सामने आई, और जिन चीजों को हम लोग नहीं जानते थे वो चीज हमारे प्रकाश में आई। हमने ये जानना प्रारंभ किया कि इतिहास लेखन करना कैसे है और इतिहास में एक घटनाओं के अलग अलग तरीके से कैसे विश्लेषण किया जाता है। ये महत्वपूर्ण थी जो इन लेखकों ने, प्राच्यवादी लेखकों ने प्रारंभ किया था। यह योगदान था, काफी महत्वपूर्ण योगदान। मित्रों, विलियम जोन्स जैसे लेखक ने भारतीय इतिहास में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि वर्तमान में जो ब्राह्मी लिपि का जो अनुवाद किया गया है उसको सबसे पहले विकुटन का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। और यही कारण है कि आज मौर्य साम्राज्य के बारे में जो इतनी चीजें हम लोग जानते हैं उसका विश्लेषण जेम्स प्रिंसेप के माध्यम से किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण है जिसका योगदान साम्राज्यवादी अर्थात प्राच्यवादियों का योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है, जो ब्राह्मी लिपि को जाना और जेम्स प्रिंसेप ने इन चीजों का और मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारियां उपलब्ध कराई। कनिंघम महोदय ने भारत में पुरातत्व के अध्ययन के लिए एक केंद्र स्थापित किया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। उसके पश्चात से नियमित रूप से लेखन, अन्वेषण और इतिहास की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो ये योगदान था महत्वपूर्ण, जो प्राच्यवादियों का योगदान था। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत हुई, इन लोगों का यह योगदान था। अब इसकी सीमा पे चर्चा करते हैं। तो प्राच्यवादियों की सीमा यह थी कि इन्होंने सबसे पहले तो केवल संस्कृत ग्रंथों पे ही ध्यान दिया, जबकि जब संस्कृत लेखन पे ही, संस्कृत किताबों पे ही या साहित्यों पे ही ध्यान दिया, जबकि हमारे पास बौद्ध एवं जैन साहित्य जो कि आम आदमी की विचारधाराओं को प्रकट करता है, उस पे इन्होंने बल नहीं दिया। अर्थात इन लोगों ने केवल ब्राह्मणवादी विचारधारा या ब्राह्मणों के द्वारा जो लेखन किया गया था, केवल उन्हीं चीजों को अपने अध्ययन के स्रोत के रूप में माना, जबकि जो वास्तविक और इतिहास है, वर्तमान में जिस इतिहास को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो आम जन का इतिहास होता है, उन इतिहासों को इन इतिहासकारों ने छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ये इनकी सीमाएं देखी जाती है। चलिए मित्रों, देखते हैं अब उपयोगितावादी दृष्टिकोण में क्या अंतर था, जो प्राच्यवादी से अंतर था। साम्राज्यवादियों ने आखिर अपने विचारधारा में परिवर्तन क्यों किया और इसका क्या लाभ उनको मिलने वाला था, ये हम इस उपयोगितावादी दर्शन में देखेंगे। उपयोगितावादी दर्शन में एक चीज हमें ध्यान रखने की चीज है, इसका जो विचार था
उसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इनके जो विचारधाराएं थे, ये जो बोलते थे, उसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पे किसी भी तरीके का निर्णय लिया जाता था। यही है इनकी विचारधारा। ध्यान रखना यहां महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख है वो भारतीयों के लिए नहीं था, बल्कि अधिकतम व्यक्ति जो ब्रिटिश अधिकतम व्यक्ति थे, उनके अधिकतम सुख को कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जा सकता है, उन प्रश्नों के आलोक में ये नीतियों को प्रेरित करते थे, नीतियों को बनाने की इच्छा रखते थे। इसीलिए इन लोगों का नाम उपयोगितावादी रखा। इसके अंतर्गत जो जेम्स मिल है, इसके अंतर्गत जेम्स मिल इतिहासकार हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, और इन्होंने भारत का इतिहास लेखन किया, और भारत के इतिहास को प्रथम रूप से इन्होंने साहित्य में ढाला। सबसे पहला इतिहास जेम्स मिल ने भारतीयों का इतिहास लिखा, और ये इनकी सबसे बड़ी योगदान थी कि इन्होंने भारतीयों का इतिहास लिखा। सबसे प्रथम रूप से उपयोगितावादियों ने एक संगठित ढंग से, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भारतीयों का एक इतिहास लिखा। ये यहां महत्वपूर्ण है। एक चीज जो हमें जानने की जरूरत है कि आखिर परिवर्तन क्यों हो रहा है, आखिर प्राच्यवाद ही क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, आखिर उपयोगितावाद यहां क्यों आ रहा है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है मित्रों कि अभी का जो काल है, जो 1800 ईस्वी के बाद का जो काल है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। और इस औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता थी कि भारत को बाजार बनाया जाए और कच्चे माल ब्रिटिश को प्राप्त हो भारत से। यही कारण है कि इन लोगों ने उपयोगितावादी दृष्टिकोण दिया, और जिसके आधार पे भारतीयों के इतिहास की आलोचना की गई। और इन लोगों ने प्राच्यवादियों से भी संघर्ष किया। प्राच्यवादियों का कहना था कि भारतीय इतिहास संस्कृति में काफी कुछ उत्कृष्टता है, सीखने के लिए है और बेहतर है, किंतु इन लोगों ने कहा कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में बेहतर कुछ नहीं है। इसीलिए इतिहास की आलोचना करते हुए इन लोगों ने भारतीय समाज पे, भारतीय राजनीति पे एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए और ब्रिटिश हित के लिए, ब्रिटिश बाजारवादी हित के लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण दिया, और भारतीय संस्कृति को निकृष्ट बताया और ब्रिटिश संस्कृति को बेहतर बताया, ताकि ब्रिटिश जो कपड़े पहनते हैं, ब्रिटिश जिस तरीके से सोचते हैं, ब्रिटिश जो खाते हैं, ब्रिटिश की जो वस्तुएं तैयार होती है, उन वस्तुओं का उपयोग वो भारतीय करे जो ब्रिटिश के संपर्क में हो। ये चीज है जो हमें यहां समझने की जरूरत है कि ब्रिटिश ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपने जरूरतों के अनुरूप अपने इतिहास को, भारतीय इतिहास को भी बदलने का प्रयास किया, भारतीय इतिहास के विश्लेषण को भी बदलने का प्रयास किया। ये यहां जानना महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे आपके समझ में आने लगा होगा कि इतिहास लेखन के जो विभिन्न दृष्टिकोण है, इसका महत्व क्या है। यहां उपयोगितावादी के अंतर्गत अब हम ये देखते हैं, पहले हम लोगों ने ये योगदान देखा कि उन्होंने सबसे पहले भारत के इतिहास का लेखन किया आलोचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पे। अब हम ये देखते हैं कि इनकी सीमा क्या है। तो सबसे बड़ी जो सीमा है, इन्होंने भारत में प्राच्य निरंकुशता का सिद्धांत दिया। अब ये प्राच्य निरंकुशता होता क्या है? तो इस प्राच्य निरंकुशता के अंतर्गत ये माना जाता है, उपयोगितावादियों का ये मत है कि भारत में कभी भी राजनीतिक संस्थाएं डेवलप नहीं हुई, विकसित नहीं हुई, और भारतीयों को हमेशा डंटे के डल पे, यानी डरा करके जीने के लिए मजबूर किया जाता है। अब सोचने वाली बात है मित्रों
आज हम इतना इतिहास जानते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, वैदिक काल के बारे में जानते हैं, महाजनपद काल के बारे में जानते हैं, मौर्य काल के बारे में जानते हैं, और ये हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि भारत में राजनीतिक संस्थाएं थी ही नहीं, भारतीयों को हमेशा डंडे के बल पे शासित किया जाता रहा। आखिर ऐसी बात बोल क्यों रहे हैं? तो बोल वो इसलिए रहे हैं क्योंकि वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयों को पहले भी डंडे के बल पे शासित किया जाता रहा और हम भी डंडे के बल पे शासित करेंगे। भारत में राजनीतिक संस्था बनाने का हमारा भी कोई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए भारत में जो औपनिवेशिक साम्राज्य है वो उचित है, वो गलत नहीं है। ये चीज है जो इतिहास लेखन को महत्वपूर्ण बनाती है। इस आधार पे जब आपके पास प्रश्न आएंगे, यूपीएससी में प्रश्न आएंगे, यूपीपीसीएस में प्रश्न आएंगे, बीपीएससी में प्रश्न आएंगे, झारखंड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये इतिहास लेखन का कितना इंपॉर्टेंट है, जिसपे अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे अगले क्लास में। जो आपको 45 डेज में जो पैकेज दिया जा रहा है उसमें हम उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, उन सारी चीजों के आधार पे विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे और आपको सिखाएंगे कि आखिर लिखना कैसे है ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर किया जाए। हमारे सोचने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए ये आपको सिखाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो मित्रों इतने सारे बुक्स हैं कि क्या आवश्यकता है क्लासेस की। तो ध्यान दीजिएगा कि इतिहास लेखन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगला चीज है, ये तो हम समझ चुके हैं कि प्राचीन निरंकुशता ये है कि यहाँ केवल निरंकुश शासक हुआ करते थे, यहाँ राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी, लोगों को अधिकार नहीं था, इसीलिए हम भी लोगों को अधिकार नहीं देंगे और डंडे के बल पे यहां हम शासन करेंगे। ये थ्योरी थी उपयोगितावादियों की। इन्होंने भारत के प्राचीन काल में भारत के पूरे इतिहास का काल विभाजन किया और उसको 3 भाग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इनका कहना यह है कि प्राचीन काल में, जिसे हम प्राचीन काल कहते हैं, उस काल में भारत में हिंदुओं का साम्राज्य हुआ करता था। मुस्लिम काल जो तुर्कों के आक्रमण के बाद स्थापित हुई है, उस काल में भारत मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत था और वर्तमान में जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद अपने चरमोत्कर्ष पे है तब भारत ब्रिटिश के अंतर्गत शासित होगा। ये एक ऐसा प्रश्न था जिस पे काफी संघर्ष हुआ और इसका हम खंडन करेंगे। खंडन ये है कि भारत में ये जो हिंदू, प्राचीन काल को जो हिंदू साम्राज्य या हिंदू शासन की जो बात की जा रही है, तो प्राचीन काल में हिंदू शब्द जैसे कोई चीज थी ही नहीं, और जो हिंदू का जो समानार्थ था जिसको हम हिंदू समझते हैं वो था ब्राह्मण धर्म। पहली बात तो ये कि उस समय में हिंदू धर्म जैसी कोई चीज थी नहीं, ब्राह्मण धर्म थी। और इतना ही नहीं, इस ब्राह्मण धर्म के समानांतर बौद्ध और जैन, बौद्ध, जैन और अन्य यानी आजीवक और अन्य संप्रदाय। अभी हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन काल में पढ़ेंगे कि कितने संप्रदाय हमारे यहां थे। हालांकि सारी को पढ़ना तो मुश्किल संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये हमें यहाँ पे देखना है कि काल विभाजन के अंतर्गत जो हिंदू काल कहा गया है वो सत्यापित नहीं होता और वो पूरी तरीके से विखंडित हो गया है, क्योंकि प्राचीन काल में बौद्ध, जैन और अन्य पंथ भी थे जो ब्राह्मण धर्म के समानांतर आगे बढ़ रहे थे। इस कारण से प्राचीन काल को हिंदू काल नहीं कहा जा सकता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, जो मध्यकाल है जिसे हम मध्यकाल कहते हैं, उस काल को इन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के रूप में विवेचित किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि तत्कालीन समय में पूरे हिंदुस्तान पे या पूरे इंडिया पे केवल मुस्लिम साम्राज्य ही नहीं था। इस मुस्लिम साम्राज्य के साथ साथ, मुस्लिम साम्राज्य के समानांतर मध्यकाल में हिंदू साम्राज्य भी हुआ करता था। आप विजयनगर को इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हैं। दूसरा, मुस्लिम शासन जहां भी था वहां भी मुस्लिम प्रजा अधिक नहीं थी, हिंदू प्रजा अधिक थी। इस अनुसार से यह मत भी खंडित हो जाता है कि मध्यकालीन भारत मुस्लिम साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। पहले तो यहां शासक मुस्लिम थे, जनता ज्यादा हिंदू थी। दूसरा कि यहां मुस्लिम शासन के साथ साथ हिंदू शासन भी क्षेत्रीय स्तर पे
काफी विकसित हो रहा था, काफी विकसित था। आगे हम ब्रिटिश काल को देखते हैं, तो आधुनिक भारत को इन्होंने ब्रिटिश काल के रूप में वर्णित किया है। लेकिन यहां मित्रों, यहां ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू काल मुस्लिम काल में विभाजित करता है, तो आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कैसे कह सकता है? फिर तो आधुनिक काल को उसे ईसाई काल कहना चाहिए था। तो यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के ऊपर है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होगी, और आगे चल के जब हमारे पास प्रश्न आएंगे, जब हम इन इतिहास लेखन के दृष्टिकोण के आधार पर प्रश्नों को देखेंगे, तब हम देखेंगे कि इन सारी चीजों का कितना महत्व है। इसके अलावा इन लोगों ने जो ग्रंथ का यूज किया, वो ग्रंथ थे ब्राह्मण ग्रंथ। जो ब्राह्मण वैदिक धर्म जो था, उन्होंने जो लेखन किया था साहित्य, वो ब्राह्मण साहित्य के आधार पे ही इन्होंने ये सारा वर्गीकरण और सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। विशेषकर प्राचीन भारत के काल में इन्होंने ब्राह्मण धर्म का उपयोग, ब्राह्मण साहित्यों का उपयोग किया। जबकि जैन और बौद्ध साहित्य भी काफी मात्रा में अवेलेबल थे, जिनसे आज हम पूरे महाजनपद काल का स्टडी करते हैं, उनको छोड़ दिया इन लोगों ने। ये इनकी बहुत बड़ी सीमाएं थी। तो चलिए, अब इनकी सीमाओं को हम लोगों ने देख लिया, आलोक में किया था, उनको इन लोगों ने खंडन किया। इनका सबसे बड़ा योगदान ये है, इन्होंने भारतीय समाज के कुछ काल का योगदान के विषय में विशेष रूप से उल्लेखनीय चर्चा की। इस क्रम में उन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में भी उल्लेखित किया है। यह दूसरा योगदान है। आगे इस के अलावा इन लोगों की सीमा यह है कि इन लोगों ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ थे उन पे बल दिया है, जबकि अन्य ग्रंथ यानी बौद्ध एवं जैन ब्राह्मणवादी ग्रंथों पे अतिशय बल दिया, जबकि बौद्ध और जैन को लगभग उन्होंने भी अस्वीकार ही किया है। इसको ज्यादातर स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा इनका एक और भी सीमा यह है कि कभी कभी किसी स्थान पे ये बहुत ही अति राष्ट्रवादी रुझान इनका हो जाता है। ये इन राष्ट्रवादियों की योगदान एवं सीमाएं हैं। आगे चलते हैं। मार्क्सवादी विद्वान इतिहास के जो विश्लेषण परक लेखन है, जिस लेखन की चर्चा और जिस लेखन पे हम लोग बल देते हैं, वो यहां से निकल के आता है। मार्क्सवादी विद्वानों ने हमें इतिहास को वर्ग संघर्ष एवं अन्य चीजों के बारे में बताया, और उन्होंने इतिहास को इस उत्पादन प्रणाली, उनका एक नया सिस्टम था जो उत्पादन प्रणाली था। वो उत्पादन प्रणाली ये है कि उन्होंने आर्थिक ढांचा को मूल ढांचा बताया है। मतलब उन्होंने अर्थव्यवस्था को विभिन्न परिवर्तनों के आधार के रूप में देखा है, और राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन है उसको उन्होंने ऊपरी ढांचा बताया है। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है, तो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन अपरिहार्य रूप से या मूल रूप से होने लगता है। यह मूल रूप से कहना है। किंतु एक विद्वान ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन को थोड़ा सा संशोधित किया। संभवतः उनका नाम एंटोनियो ग्राम्सी है। उन्होंने यह कहा कि निश्चित रूप से मूल ढांचा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक यानी ऊपरी ढांचा को प्रभावित करता है, किंतु यह ऊपरी ढांचा भी अपने अनुसार से इस आर्थिक ढांचा को प्रभावित करता है। जैसे राज्य अगर कोई नीति निर्माण करती है आर्थिक विषय के रूप में, तो अर्थव्यवस्था में उसके अनुसार से परिवर्तन होता है। राज्य में अगर कोई विशेष धर्म है, तो उस क्षेत्र में या उस राज्य के अंतर्गत लोग भी उस विशेष धर्म के प्रति ज्यादा रुचि रखने लगते हैं। ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आई। इसमें जो विद्वान हैं, डी कौशाम्बी का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। डी कौशाम्बी और अन्य विद्वान भी हैं,
जो यहाँ पे मार्क्सवादी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है। और मार्क्स ने जो उत्पादन प्रणाली बताई थी, एशियाई उत्पादन प्रणाली, उसका भी खंडन सबसे पहले मार्क्सवादी इतिहास लेखक डी कौशाम्बी ने किया है। और भारतीयों का जो इतिहास लेखन है उसमें मार्क्सवादी का काफी योगदान है। और डी कौशाम्बी ने भारत के इतिहास को आलोचनात्मक रूप से, विश्लेषण परक रूप से एक इतिहास की किताब लिखी डी कौशाम्बी ने, जो उनके योगदानों का विश्लेषण, कारण और कार्य, उन्होंने ये योगदान दिया कि इतिहास का विश्लेषण कारण और कार्य के आधार पे किया जाना चाहिए। और उन्होंने इस अपने पुस्तक में वंशावलियों वगैरह को भी महत्वपूर्ण माना, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जितना कि उन्होंने कारण और कार्य को, किसी भी नीति निर्माण के पीछे क्या कारण हो सकता है, उसका क्या परिणाम निकलता है, शासक वर्ग कौन है, शासक के विचारधाराएं क्या है, शासक का धर्म क्या है, शासक किस समाज से निकलता है, ये सारी चीजें भी इन्होंने अपने इतिहास लेखन में इंक्लूड किया और उसको इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण विषय माना। आगे चलते हैं मित्रों, इनमें एक योगदान भी, सीमा भी आपको देखनी चाहिए। वो सीमा ये है कि इन्होंने आर्थिक विभाजन पे अधिक बल दिया। हालांकि इन्होंने लेखन के अंतर्गत बौद्ध एवं जैन साहित्य, ब्राह्मण के समानांतर बौद्ध एवं जैन साहित्य को भी इसमें इंक्लूड किया, जिसके कारण जो है जन सामान्य की जो विचारधाराएं हैं वो भी मार्क्सवादियों ने निकाल करके सामने लाया, जो हमारे पहले देखने को नहीं मिलती है। और सीमाएं आप लोगों ने देख ली, आर्थिक विभाजन पर अधिक बल दिया, सांस्कृतिक जो परिवर्तन है उसमें भी इन्होंने अर्थव्यवस्था को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है और अतिशय बल दिया है। इसके बाद जो हमारे पास एक और है इतिहास लेखन का, वो है संशोधनवादी। मार्क्सवादी इतिहास लेखन हमें सबसे ज्यादा यूज में आएगा हमारे लेखन में। इसके अलावा संशोधनवादियों ने भी कुछ चीजें दी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। संशोधनवादियों ने कहा कि हमने जो भी इतिहास लिखा है उसमें पुरुषों को ज्यादा बल दिया है, अतः हमें लैंगिक आधार पे महिलाओं को भी बल देने की आवश्यकता है, महिलाओं के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, मध्यकाल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं का क्या योगदान है। अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं के योगदान पे चर्चा हुई है, उनके योगदान पे प्रश्न बनते रहे हैं। इसी तरीके से पर्यावरणीय आयामों पे चर्चा की है। अभी हम लोग जब सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके उद्भव और पतन में पर्यावरण का कितना योगदान है, ये अभी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद छूटे हुए क्षेत्र, इन्होंने कहा कि हमारा जो इतिहास है उसमें गंगा घाटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह को हमने छोड़ दिया है। जो हमारा दक्षिणी इतिहास है, दक्षिण भारत का जो इतिहास है उस पे भी हम लोगों ने उतना बल नहीं दिया जितना गंगा घाटी के इतिहास पे हम लोगों ने बल दिया है। और जो व्यक्ति हाशिए पे रहे हैं, हाशिए पे मतलब जैसे प्रशासन और अन्य व्यवस्थाओं में जो उच्च वर्ण के लोग हैं, उनके अलावा जो हाशिए पे लोग हैं, जो साइड हैं, जो मूल अर्थव्यवस्था, मूल समाज से जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों की स्थितियां क्या रही है। चाहे अछूतों की चर्चा हो, इसमें लोग प्राचीन काल में हम देखते हैं तो इसमें महिलाओं को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अछूतों को इंक्लूड करते हैं, शूद्रों को इंक्लूड करते हैं, आदि आदि। तो ये थे संशोधनवादी जिन्होंने विश्लेषण परक लेखन में और भी कुछ विषय वस्तुओं को जोड़ दिया और इतिहास को काफी रोचक बना दिया है इन लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इतिहास लेखन यहाँ पे रोकते हैं। स्रोत अर्थात हमें ये एक क्वेश्चन है हमारे पास कि स्रोत क्या होता है। तो इसमें स्रोत के बारे में हम ये जानते हैं कि हम जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उस जानकारी की पुष्टि कैसे होती है, या प्राथमिक रूप से जो इतिहास लेखन किया गया है उस इतिहास लेखन या इतिहास जो लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया, क्या उन लोगों ने खुद की धारणा प्रस्तुत की या इसके लिए कोई आधार है, तर्क है। तो वो जो आधार है, ये आधार हमारा स्रोत होता है। किसी भी इतिहास का जो लेखन है उसको करने के लिए जो हमारे पास साधन होते हैं,
जिसके वजह से उस जानकारी को हम लोग लिखते हैं और उस जानकारी की पुष्टि करते हैं, वही है हमारा स्रोत। अब इस स्रोत में ये वर्गीकरण जो हमने किया है, वर्गीकरण जो मैंने किया है, इस वर्गीकरण का आप एक नोट्स बना लें, क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं ऐतिहासिक स्रोत के आधार पे, तो हमें इन पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व में अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, स्मारक भवन और भी आएंगे। साहित्यिक स्रोत में स्वदेशी, विदेशी। स्वदेशी में धार्मिक, गैर धार्मिक। गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले सकते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि और भी हमारे पास गैर धार्मिक साहित्य हैं, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफी महत्वपूर्ण साहित्य है हमारे पास। और इसके अलावा ये धार्मिक साहित्य है, इसमें ब्राह्मण, श्रमण, श्रमण के अंतर्गत बौद्ध, जैन और अन्य भी जो भी आएंगे। सन्यासी, मूल रूप से श्रमण का मतलब सन्यास लेने वाले या सन्यासी होते हैं। तो ये जो ढांचा है हमारे पास, हमारे पास जो विगत 14 वर्ष के प्रश्न है बीपीएससी के, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये स्रोत काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एक पूरा चैप्टर है भारतीय इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और पॉज करके, और फिर हम आगे चलते हैं और आगे इस ढांचा को आप देख लीजिए। पुरातत्व में, साहित्य में, स्वदेशी विदेशी में, धार्मिक गैर धार्मिक में, और धार्मिक के अंतर्गत ब्राह्मण और श्रमण में, और विदेशी के अंतर्गत यूनानी, चीनी और अरबी में। ये आप ढांचा बना लीजिए। इस ढांचे के आधार पे अब हम धार्मिक से स्टार्ट करेंगे। तो धार्मिक से स्टार्ट करने के बाद हम ये सारा डिलीट कर देंगे। आप पॉज करके इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए मित्रों, अब देखते हैं ये प्राचीन भारत में इतिहास के स्रोत। अब सवाल है कि ये स्रोत क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो हमें यहाँ जानना महत्वपूर्ण है कि इतिहास जो पुस्तकें लिखी गई है प्राचीन भारत में, जो पुस्तकें लिखी गई है प्राचीन भारत पे, तो उसके लिए जो ये है हमारे साधन है। इस साधन यानी कि प्राचीन भारत में जो भी हमारे अभिलेख है, मुद्रा शास्त्र है, स्मारक हैं, स्वदेशी और विदेशी साहित्य हैं, इसके आधार पर इनको साधन के रूप में यूज किया गया और इसके आधार पे ही प्राचीन भारत के इतिहास का लेखन किया गया है। यहाँ ये हमारे जानकारी के भी स्रोत हैं। कई बार हम प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रश्न हमारे पास आते हैं, तो उसकी पुष्टि करने के लिए कई बार हम यूनानी साहित्य लेते हैं, कई बार चीनी साहित्य लेते हैं, कई बार अरबी साहित्य का एग्जाम्पल देते हैं। तो ये जो स्रोत होता है किसी भी हमारे थीसिस को प्रूफ करने के लिए, ये हमारे साधन हैं और ये जानकारी की पुष्टि करने के लिए स्रोत हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्राचीन भारत में जब भी हम कोई जानकारी देते हैं, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं, तो हमें स्रोत को उद्धृत करना होता है, यानी स्रोत हमें डालना होता है वहां, ताकि उसको प्रामाणिक किया जा सके। तो ये काम है प्राचीन भारत में स्रोतों का। अब यहां देखना ये महत्वपूर्ण है कि स्रोत को हम विभाजित करते हैं पुरातत्व में और साहित्यिक में। पुरातात्विक स्रोत का ये मतलब है, जब हमारे पास लिखित, हमारे पास आज पुस्तक है तो पुस्तक वो हमारी साहित्यिक स्रोत है। लेकिन पुरातत्व जो हमारे पास अभिलेख है, अशोक के अभिलेख, मुद्रा शास्त्र जो हमें मुद्राएं प्राप्त होती है, गुप्त वंशीय मुद्राएं प्राप्त होती है, उसके बाद स्मारक भवन है जैसे लाल किला है, उससे पहले जो अशोक के मौर्यकालीन जो हमारे पास मौर्य साम्राज्य के विभिन्न अभिलेख हैं, मौर्य साम्राज्य के स्मारक हैं, जो पाटलिपुत्रा में जो भवन मिलते हैं वो, ये सारी चीजें पुरातत्व के अंतर्गत आती है। प्राचीन काल की मूर्तियां आदि, ये सारी चीजें पुरातत्व के अंतर्गत आती है। जो हम जो थीसिस लिखते हैं, हम जो आंसर्स लिखते हैं, उसमें पुष्टि करने के लिए, हमारी बातों को पुष्टि करने के लिए इन तत्वों को उद्धृत किया जाता है। वहीं साहित्यिक स्रोत में अगर आते हैं तो साहित्य स्रोत में हमारे पास स्वदेशी साहित्य है। स्वदेशी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार के साहित्य हैं। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण, यानी कि वैदिक काल में मूल रूप से जो हमारे पास साहित्य हैं वो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं, इसीलिए इनको ब्राह्मण साहित्य भी कहा जाता है। और आगे जो भी साहित्य हैं जो ब्राह्मणों ने नहीं लिखा, गैर ब्राह्मणों ने लिखा, जो कि धार्मिक है,
जैसे कि बौद्ध, जैन आदि, आजीवक भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनको हम श्रवण साहित्य के रूप में जोड़ते हैं। स्वदेशी साहित्य के अंतर्गत गैर धार्मिक साहित्य काफी महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कि हम मौर्य साम्राज्य के हमारे जानकारी के भी स्रोत हैं, इस विषय में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, काफी विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य के साथ करेंगे। इसके अलावा मित्रों हमारे पास विदेशी साहित्य है, यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, अरबी साहित्य। जेम्स प्रिंसेप ने जो विकुटन किया था ब्राह्मी लेखन का, उसमें यूनानी साहित्य का काफी योगदान रहा है, क्योंकि यूनानी साहित्य में सेंड्रोकोटस कहा गया है मौर्य सम्राट को, तो वो उस मौर्य सम्राट की यूनानी सेंड्रोकोटस से जो तुलना की गई है, उसके साथ जो जोड़ा गया है, उसके बाद हमारा मौर्य साम्राज्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हुआ है कि यही चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इस प्रकार से हमारे लिए इन सारे साहित्यों का काफी महत्व है। अब मित्रों, अब आप इस ढांचा को बना लें, और इस ढांचा को बनाने के बाद आप ध्यान दिए होंगे, पहले अगर प्रश्न देखे होंगे आप 8-10 साल बीपीएससी के, यूपीएससी के प्रश्न भी हैं ऐसे, यूपीपीसीएस में भी ऐसे आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो उसमें प्राचीन भारत में स्रोतों का मूल्यांकन करने के विषय में प्रश्न आया हुआ है। ऐसे में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब आप प्राचीन भारत के ऊपर कोई भी प्रश्न लिखेंगे, कोई भी निबंध लिखेंगे, तो आपको स्रोतों को उद्धृत करना होगा। इसमें पुरातत्व और साहित्य दोनों ही काफी महत्व के हैं। और अब इनको लिखने के बाद अब हम धार्मिक साहित्य से शुरू करेंगे, जहां ब्राह्मण साहित्य से शुरू करेंगे, और एक एक करके सारे साहित्यों और फिर पुरातत्व के बारे में जानकारी देंगे आपको। आते हैं स्रोत पे। अगला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत श्रुति या वैदिक साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति यानी वैदिक साहित्य और स्मृति साहित्य में डिफरेंस क्या है? तो श्रुति साहित्य में यह मान्यता है कि वैदिक लोगों ने जो भी लिखा वो ईश्वर के द्वारा बताया गया था, और उनके वचनों को सुन करके वैदिक आर्यों ने इसको संकलित किया। अर्थात ये ईश्वर के द्वारा बोला गया और वैदिकों के द्वारा सुना गया, इसीलिए ये श्रुति साहित्य है। इसके अंतर्गत वेद हैं जो 4 हैं। वेद के अलावा ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो ये वेद के अंतर्गत 4 वेद हम लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। इन 4 वेदों से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है और क्या क्या महत्व, ये हम आगे बताएंगे। वेदों में मूल रूप से मंत्र के माध्यम से व्याख्या की गई है। तो अब मंत्र कुछ लोगों को ज्यादा समझ में आता है, कुछ लोगों को मंत्र की दिक्कत भी होती है, तो उसकी भी व्यवस्था आगे की जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो है इन मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या, यहाँ जो वेद में जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या की गई है। अरण्यक में इन मंत्रों की रहस्यवादी व्याख्या की गई है। रहस्यवादी व्याख्या क्या है? तो इसके अंतर्गत आत्मा, जन्म और मृत्यु जैसे प्रश्नों पर विचार किया गया है अरण्यक के अंतर्गत। आगे आते हैं उपनिषद। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के संबंध के विषय में चर्चा किया गया है। तो ये सारी चीजें जो वैदिक आर्यों द्वारा संकलित की गई, उसको हम वैदिक साहित्य भी बोल सकते हैं, और वैदिक साहित्य को ही श्रुति साहित्य भी बोला जाता है। इसका महत्व ये है, जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज है, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी बात का महत्व क्या है, हमें इस जानकारी का क्या महत्व है, ये हम देखते हैं। यहाँ जो हमारा है महत्व, वैदिक स्रोतों का महत्व यह है कि ये सबसे पहला ज्ञात साहित्य है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में भी लिपियां थी, जो कि पढ़ी नहीं गई, इसीलिए उसको हम प्रामाणिक रूप से ज्ञात साहित्य के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। और चूंकि साहित्य के रूप में उसका लेखन भी संभवतः नहीं किया गया है, तो ऐसे में हम उन चीजों को, इसको वैदिक साहित्यों को ही प्रथम ज्ञात साहित्य के रूप में मान्यता मिली हुई है। उसके बाद है आरंभिक समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की व्याख्या। वैदिक साहित्य में चूंकि उस समय राज व्यवस्था उस तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, राज व्यवस्था अपने प्रारंभिक अवस्था में थी, जबकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है वो निर्मित होने लगी थी।
यही कारण है कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में इन वैदिक ग्रंथों में ज्यादा जानकारियां प्राप्त होती है, जबकि राजनीतिक विषय पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त नहीं होती जितना महत्वपूर्ण आगे हमें प्राप्त होगी महाजनपद काल में। तो इनकी सीमा क्या है? अब ये महत्व जानने के बाद हम सीमा देखते हैं। इसका दृष्टिकोण, यानी कि ये जो साहित्य लिखे गए हैं ये स्वर्ण, या अब वर्तमान के समय में स्वर्ण कह सकते हैं, लेकिन उस काल में देखें तो ये ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। और ये भी स्पष्ट नहीं है कि इसका संकलन एक्चुअली रिटेन में इसको कब लाया गया, ये इसका स्पष्ट नहीं है। इसीलिए ये इसकी सीमाएं हैं कि दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी है और किस काल में इसको लिखित रूप दिया गया ये स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्मृति साहित्य के अंतर्गत। या अब यहां ध्यान दीजिए, यहां वैदिक और यहां छठी शताब्दी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो स्मृति साहित्य जो हमें प्राप्त होती है, जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई है, उसी साहित्य को स्मृति साहित्य कहा गया। यह मान्यता है, इसको स्मृति इसलिए नाम दिया गया है कि ब्राह्मणों ने इसको स्मृति के आधार पर संकलित किया और बनाए रखा, और बाद में इसको स्मृति में ला करके बाद में इसका संकलन किया गया, इसको रिटेन रूप दिया गया। और इसकी शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, अर्थात इस स्मृति साहित्य की, रिटेन नहीं, स्मृति साहित्य की शुरुआत छठी सदी ईसा पूर्व से मानी जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ मंत्र थे जो बिल्कुल सब व्यक्ति को ठीक ढंग से समझ में नहीं आते, तो उसकी व्याख्या के लिए 6 वेदांग बनाए गए, ताकि इस 6 वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि हैं, जिनके माध्यम से हम उनको अध्ययन करने के बाद वेदों को ढंग से समझ सकते हैं। ये चीज है 6 वेदांग, जो वेदों को समझने में हमारी मदद करते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि ये सारी वेदांग हमें इनको मदद करेंगे अध्ययन करने में। इसके अलावा हमारे पास धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक नियम, उस काल में जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था के बारे में धर्म शास्त्र में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है टीकाएं। टीका का अर्थ विश्लेषण होता है, अर्थात इन सब सारी चीजों पे विभिन्न व्यक्तियों ने, विभिन्न बुद्धिमान लोगों ने अपना विश्लेषण लिखा, और उसी विश्लेषण को टीका बोलते हैं। वर्तमान में भी आप देखते हैं कि कई एक पुस्तक छपती है, तो उन पुस्तक पे लोग टीकाएं लिखते हैं। उसी आधार पे आप समझ सकते हैं कि इन सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं उन पे टीका लिखा गया, ताकि आम आदमी सामान्य भाषा और विश्लेषण को देख करके इनमें जो मूल बातें हैं उनको समझ सके। महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत तत्कालीन समय के सामाजिक विषयों पे रामायण और महाभारत में काफी महत्वपूर्ण बातें मिलती है हमें देखने के लिए। और अभी ये कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि पहले रामायण लिखा गया महाभारत, तो हम इसमें जब रामायण और महाभारत दोनों में जब राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं, दोनों में जब सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, तो हमें पता होता है कि महाभारत पहले है। महाभारत में आपने देखा होगा कि द्रौपदी के 5 पांडव पति हैं। इसका मतलब यह है कि इस समाज में, महाभारत कालीन समाज में अभी बहुपतित्व प्रथा जारी थी, जो कि जनजातीय समाजों में देखी जाती है। जबकि रामायण में आने पे हम देखते हैं कि एक आदर्श रूपी समाज की स्थापना हो रही थी। तो इससे पता चलता है कि रामायण और महाभारत में महाभारत पहले हुई है और रामायण बाद में हुई है। और वर्ण व्यवस्था भी आपको रामायण में ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। तो आगे पुराण में हमें राजवंशों के बारे में, आर्थिक और सामाजिक, पुराणों में इन सारी चीजों पे विश्लेषणात्मक अध्ययन, मतलब कथा कहानी वगैरह दी हुई है, जिसे हम विश्लेषण करके सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब स्मृति साहित्य के महत्व को देखते हैं तो हमें यह महत्व पता चलता है कि स्मृति साहित्यों ने वेदों के ज्ञान को स्पष्ट किया। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जो 6 वेदांग हैं, ये 6 वेदांग वेदों के और इस काल में जो भी साहित्य लिखे गए उसके ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए ये महत्वपूर्ण थे। आगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि जीवन
के बारे में इसमें प्रकाश पड़ता है, जो कि हम रामायण महाभारत में भी देखते हैं, धर्मशास्त्र में भी हमें दिखाई पड़ता है। जो राजनीतिक और सामाजिक उस समय में नियम क्या थे, धर्मशास्त्र के अंतर्गत राजा को यानी उस समय के शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक बताया गया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि धर्मशास्त्र का क्या महत्व है। आगे इसमें देखते हैं, इन साहित्यों में हमें राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का भी ज्यादा महत्व पता चलता है, और सामाजिक व्यवस्था तो हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं। इसकी सीमा यह है कि इसका भी दृष्टिकोण, जो कि ब्राह्मणों ने इसमें लिखा है, तो उसका दृष्टिकोण इसमें छुपा हुआ है। अब हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण छुपा हुआ है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इतिहास लेखन का ज्ञान दिया कि अंग्रेजों ने लिखा तो उसने अपने दृष्टिकोण को बताया, उसी तरीके से उस समय में जो ये लिखे गए साहित्य जो लिखे गए, जो कि ब्राह्मणों ने लिखा, इस वजह से उनके दृष्टिकोण इसमें ज्यादा स्पष्ट होते हैं। दूसरा है कि विधियां समाज का आदर्श थी। विधियां समाज का आदर्श इसलिए थी, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि वर्ण व्यवस्था हुआ भारतीय समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बावजूद भी ये जो वैवाहिक प्रथाएं और अन्य सिस्टम जो लाए गए थे वो पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं थे। यही कारण है कि आगे चल के वर्ण व्यवस्था आदर्श रह गई और जाति व्यवस्था हमारे भारतीय समाज का वास्तविक निरूपण करने लगी। इतना ही नहीं, यहाँ जो अछूतों की प्रथा है, अछूतों का जो सिस्टम है, ये भी हमें बताता है कि विधियां समाज का आदर्श थी। यही कारण है कि अछूत भी एक निकल करके आए, क्योंकि अगर विधियां ही वास्तविकता होती, अगर तो वर्ण व्यवस्था वास्तविकता होती, जाति व्यवस्था वास्तविकता नहीं होती, अछूत व्यवस्था वास्तविकता नहीं होती, तो ये सारी चीजें इसके सीमा बताते हैं। तो ये थी ब्राह्मणवादी साहित्य या ब्राह्मण द्वारा लिखित सही साहित्य। आगे हम अन्य विषय पे भी चर्चा करते हैं। अब हम प्राचीन भारत के स्रोतों में बौद्ध और जैन साहित्य, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से बिल्कुल हटके है, ये हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है। वैकल्पिक दृष्टिकोण अर्थात हम जब अभी तक जो स्टडी कर रहे थे, उस स्टडी में हम ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को देख रहे थे, और जो हमारे स्वर्ण हैं, उन स्वर्ण की जो विचारधाराएं थी उसके अनुसार से ही हम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। किंतु ये जनसामान्य के दृष्टिकोण पे चर्चा करता है। मित्रों, ध्यान रखने की बात यह है कि पाली और प्राकृत जो साहित्य है, उस भाषा में लिखी जो पाली प्राकृत भाषा में लिखी जो साहित्य है, वो साहित्य, चूंकि पाली और प्राकृत भाषा आम जन में ज्यादा विद्यमान थी, जबकि संस्कृत साहित्य आम जन में उतनी नहीं थी, या संस्कृत साहित्य का अध्ययन बहुत कम हुआ था। तो इस कारण से बौद्ध और जैन ने, चूंकि इन लोगों को आम जन तक पहुंचना भी था, इसलिए भी इन लोगों ने पाली और प्राकृत साहित्य के माध्यम से इतिहास को लिखने का प्रयास किया। और इसके कारण हमें सामान्य जन की जो विचारधाराएं हैं, सामान्य जन के जीवन यापन के जो सिस्टम्स हैं, वो सारी चीजें जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो हमारा है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये जो सूत पिटक है, इसमें हमें बुद्ध के विचार मिलते हैं। विनय पिटक के अंतर्गत हमें वो नियम देखने को मिलते हैं, और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत बुद्ध के जीवनी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथा वगैरह अभिधम्म पिटक का एक भाग है। तो इनके माध्यम से एक तो हमें वैकल्पिक दृष्टिकोण मिलता है, और इसी के अध्ययन से हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों की भी जानकारी मिलती है, जो वैदिक साहित्य, ये तो उत्तर वैदिक यानी कि वैदिक काल के पश्चात की साहित्य है, तो उस काल में हमें इस विषयों पे ज्यादा जानकारी मिलती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखते हैं कि जैनों ने जो प्राकृत साहित्य का प्रयोग किया था, इसमें आपको विशेष रूप से भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसने महावीर के जीवन के साथ साथ 16 महाजनपदों का भी चर्चा किया गया है इसके अंतर्गत। यानी यहाँ हम समझते हैं कि देखिए किस तरीके से ये हमारे राजनीतिक इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी प्रकार से तात्कालिक रूप से जो आर्थिक स्थितियां थी, अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे थे, उन चीजों का भी वर्णन हमें बौद्ध और जैन साहित्य से प्राप्त होता है। यहाँ तक कि मध्य महाजनपद काल के अंतर्गत जो हम देखते हैं, जितने हमारे हिस्टोरियन ने अध्ययन किया है, उसमें
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी विषयों पे, संस्कृति का तो अगर विशेष रूप से ध्यान दें तो इस काल में जो गतिविधियां हो रही है, चाहे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आ रहे हैं, विभिन्न तरीके के पंथ इस काल में उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे कला की बात कीजिए तो साहित्य की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों को संस्कृति के अंतर्गत जो इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो हमें बौद्ध और जैन साहित्य इसमें हमारी काफी मदद करती है। इस प्रकार बौद्ध और जैन साहित्य इतिहास लेखन में, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में बौद्ध और जैन साहित्य का काफी महत्वपूर्ण योगदान है, जो ब्राह्मण साहित्य के समानांतर महत्व बनाए हुए हैं। आगे इसकी सीमा को देखते हैं तो इसमें जो है, इसमें भी आपको धार्मिक दृष्टिकोण तो किसी भी धर्म में, अगर किसी भी धर्म के साहित्य को हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हमें धार्मिक दृष्टिकोण देखने को मिलेगा ही। जैसे अगर हम बौद्ध साहित्य में देखते हैं तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पहले अशोक को चंडाशोक बताया गया और बाद में धर्माशोक बताया गया। ये क्या बताता है? इस पे हम अगर गौर करें, ध्यान दें, तो ये हमें बताता है कि जो अशोक कलिंग युद्ध में इतना फाइट कर रहा था, इतना मार रहा था लोगों को, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वो धर्माशोक हो गया और इसने धर्म जैसी अवधारणा दे दी जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। संघर्ष के जगह सम्मेलन पे बल दे रहा है। धर्म ने एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया, सामाजिक नीति, नियम, आचार संहिता बनाने का प्रयास किया धर्म ने। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव था तत्कालीन दृष्टिकोण में कि एक जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं वो भी धर्माशोक बन जाता है, चंडाशोक से धर्माशोक बन जाता है और वो सामान्य जनजीवन को समझने लगता है, वो अहिंसा में विश्वास करने लगता है। ये प्रभाव है बौद्ध धर्म का। तो धार्मिक दृष्टिकोण हमें किसी भी धार्मिक साहित्य में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारा बौद्ध और जैन साहित्य है, इसका भी काल स्पष्ट नहीं है कि किस काल में इसको लिखा गया, जैसे और स्थान भी स्पष्ट नहीं है। जैसे हमारे पास जो बौद्ध साहित्य है, एक बौद्ध साहित्य श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं। विद्वान के बारे में भी स्पष्ट नहीं है बहुत सारे बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य में कि किस विद्वान ने किस साहित्य को लिखा है। उसके बाद ये काल स्पष्ट नहीं है कि किस काल में इसका रिटर्न किया गया। वर्तमान में जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस काल में लिखा जाता है और किस काल में यह धर्म से बाहर, यानी कि लौकिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य को आप लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये एक काफी महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास, जो मौर्य काल के विषय में जानकारी देता है। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से मौर्य काल के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है, किंतु अशोक के अभिलेख और इसमें जो शब्दावली, अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शब्दावली और अशोक के अभिलेख की जब तुलना की गई है तो इनमें जो शब्दावलियों का मैच हुआ है, इसके आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि मौर्य काल के विषय में या मौर्य काल के साथ ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का लेखन किया। इसमें जो एक चीज है वो चीज ये है कि इसका लक्ष्य चार पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं है। इससे पहले की जो साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे पास चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति बल दिया गया है, किंतु यहाँ पे जो हमारा अर्थ पे अधिक बल दिया गया है। ये हमारा अर्थशास्त्र जो है, अर्थ पे अधिक बल दिया गया है और ये बताया गया, स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से ये मजबूत अर्थव्यवस्था से मजबूत साम्राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है और अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है एक बेहतर प्रशासन के लिए, एक अच्छे साम्राज्य के लिए, साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए अर्थव्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। इन चीजों पर बल दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य और प्रशासन के विषय में बल दिया गया है, जानकारी स्पष्ट की गई है। इसमें प्रशासन की स्थितियां कैसी होनी चाहिए, अध्यक्ष के बारे में जानकारी दिया गया है, मात्य के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ आर्थिक नीति, अभी ध्यान देते हैं मित्रों, कई बार आप लोग जानते होंगे या देखे होंगे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा जीएसटी है उसके अंतर्गत कितने करों को समाहित किया गया है। उसी प्रकार से इस काल में भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए
कर की एक व्यापक संरचना मौजूद थी, जो इसके अंतर्गत हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। यहाँ एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो है यथार्थवादी लेखन। इन्होंने बताया है कि प्रशासन को वास्तव में चलाने के लिए किस प्रकार के तत्वों को यूज किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, और इन्होंने विदेश नीति पे बल दिया। राजमंडल का जो सिद्धांत है, आपने कई बार सुना भी होगा राजमंडल का सिद्धांत। सपोज कीजिए कि ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये चीन है, ये नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। अब ये मैप तो बना हुआ नहीं है कि ये भारत है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण जानना है कि कौटिल्य ने कहा है कि राजमंडल सिद्धांत के अंतर्गत कि हमारे जो जितने भी पड़ोसी हैं, जो भी पड़ोसी देश हैं भारत के या किसी भी देश के, चीन के या भारत के या यूएसए के, जिसके भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश साम्राज्य को लेकर के आपस में संघर्षरत रहते हैं। अर्थात पड़ोसी मित्र होता है और शत्रु भी होता है। हमारा जो पड़ोसी है वो हमारे साम्राज्य के लिए शत्रु होता है, और जो पड़ोसी का पड़ोसी है, जैसे मंगोलिया है, भारत के संदर्भ में समझते हैं, जैसे हमारा रूस है, तो हमारे पड़ोसी के जो पड़ोसी हैं वो हमारे मित्र होते हैं। यानी कि शत्रु का शत्रु मित्र, ये सिद्धांत यहां पे काम करता है। ये रसिया, तो ये चीजें राजमंडल सिद्धांत में उस काल में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका वर्णन कर दिया था। सच तो यह है मित्रों कि आज वर्तमान समय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विभिन्न भाषाओं में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया है। और देखें तो भारत जितना कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उपयोग कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा चीन उपयोग कर रहा है, यूएसए उपयोग कर रहा है। उसके अंतर्गत जो नीतियां बताई गई है वर्तमान समय में इतनी प्रासंगिक है कि हर एक देश कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अनुसरण करने पे लगा हुआ है। और वो चाहता है कि हमारा जो पड़ोसी है, अगर हम चीन के संदर्भ में भी लें, तो वो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा पड़ोसी ज्यादा मजबूत ना हो। ये चीज उस काल के दृष्टिकोण, उस काल में जो हमारे भारत में सोचने का, समझने का जो दृष्टिकोण था, वो स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में भी बौद्धिक परंपरा जारी थी। और आज तो है ही, हम लोग विश्लेषण करते हैं और विश्लेषणात्मक आधार पर इतिहास का लेखन करते हैं, तो ये चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा नीति पे भी बल दिया कि सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा के लिए कितनी प्राचीर होनी चाहिए, फर्स्ट प्राचीर, सेकेंड प्राचीर, थर्ड प्राचीर। इस तरीके से उन्होंने सुरक्षा की प्रथम प्राचीर, अगर इसको कोई भेद कर देता है तो ये सुरक्षा की पंक्ति में मौजूद होनी चाहिए, ये मौजूद होनी चाहिए, ये मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने सुरक्षा पे भी बल दिया। अभी हम लोग जब अध्ययन करेंगे मौर्य काल का, तो हम लोग देखेंगे कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र जो राजधानी है, वो ऐसे जगह पे, नदियों के संगम पे राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण किया गया था। और इतना ही नहीं, पाटलिपुत्र जो नगर है उसको लकड़ी के प्राचीर से घेरा गया था, और उस लकड़ी के प्राचीर में छिद्र बने हुए थे जिसके माध्यम से तीर चलाया जा सकता था। तो सोच सकते हैं हम लोग अभी कि उस काल में सुरक्षा का दृष्टिकोण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। जरा सोचिए, क्या इतना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण आज हम यूज करते हैं? ये एक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न सैकड़ों बार आएंगे जब तक हम इतिहास का अध्ययन करते रहेंगे। तो ये है धर्मेंद्र साहित्य अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र। इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी सीमा ये है कि इसका काल, हालांकि हम लोगों ने भारतीय इतिहासकारों ने इसको मौर्य काल से जोड़ा है और ज्यादातर कृतियां इसकी मौर्य काल की ही है, किंतु फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें कितने क्षेपक जोड़े गए और किस काल में कितने अध्याय जोड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें शासक का नाम वर्णन नहीं किया गया है। मौर्य शासकों का नाम इसमें स्पष्ट रूप से कहीं अंकन नहीं है, ये भी इसकी एक सीमा है। और इसमें आदर्श पे बल दिया गया है। आदर्श पे बल दिया गया है कि हमारी सुरक्षात्मक नीति ऐसी होनी चाहिए,
प्रशासनिक नीति ऐसी होनी चाहिए, विदेश नीति राजमंडल सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए, इतने तरह के टैक्सेस होने चाहिए ताकि प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सके। तो ये सारी चीजें बताई गई है एक आदर्श के रूप में। तो ये इसकी सीमाएं हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं विदेशी साहित्य पे। विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनानी रोमन साहित्य है, काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए इस लिहाजे से भी है कि ये जो भारतीय इतिहास के तिथि और कालक्रम का जो निर्धारण है ये इस यूनानी साहित्य के वजह से हो जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि इस यूनानी और रोमन जो साहित्य है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बताया गया है, और उस सेंड्रोकोटस का जो मिलान है या उसका मैच है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ है, और उस वजह से इस काल के जो है तिथियां वो निर्धारित हुई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि मौर्य साम्राज्य की तिथियों का निर्धारण हम नहीं कर पा रहे थे, जिसका निर्धारण यूनानी रोमन साहित्य के माध्यम से हुआ है। आगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सारी चीजों की जानकारी मिलती है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण पाटलिपुत्र का, ये जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ रोमन व्यापार और समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। हालांकि इन सब चीजों के बारे में विशेषकर रोमन मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, वो मौर्य के क्लास में, मौर्य साम्राज्य के क्लास में करेंगे। आगे देखते हैं चीनी साहित्य। चीनी साहित्य फाहियान जो है वो गुप्त काल में आया था और मध्य देश और पाटलिपुत्र के समृद्धि के बारे में चर्चा करता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, इसने सीयू की लिखा था। इस सीयू की से हर्षवर्धन के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें हैं। फाहियान और ह्वेनसांग के जो साहित्य हैं, इन साहित्य को भी हम उस विशेष काल के दौरान अध्ययन करेंगे, इसमें विशेष जानकारी दी गई होगी। अरबी साहित्य में हम देखते हैं कि जो अरबलूनी है इसने समाज एवं संस्कृति का विशद वर्णन किया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पे जानकारी प्राप्त होती है, और उस जानकारी को जब हम भारतीय समाज, भारतीय साहित्यों के साथ जब मैच करते हैं, जब एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तब जब हमें बातें निकल के सामने आती है, वो हमें बताता है कि वो सारी चीजें हम विश्लेषण कैसे करना है, वो हमें बताता है कि हमें इतिहास का अध्ययन कैसे करना है, कैसे हम 2-3 जानकारियों, अब यहाँ पे इसकी सीमा देख लीजिए, फिर हम देखते हैं उन चीजों को। इसमें सीमा यह है कि उनको भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। अब देखिए, भारतीयों ने जो लेखन किया वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार से किया, और विदेशियों ने जो लेखन किया उसको भारतीय परिस्थितियों की ज्ञान नहीं थी, फिर भी उन्होंने लेखन किया। तो जब दोनों को मैच करते हैं तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार से जो फिट बैठता है उसको हम वर्तमान काल में स्वीकार करते हैं। ये चीजें हैं जो विदेशी साहित्य का हमें लाभ मिलता है। उसके बाद है कि उन लोगों ने अपनी निजी समझ का भी उपयोग किया था। जैसे मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित कर दिया, तो ये उनकी निजी समझ थी। उसी तरीके से मिथक और लोकोक्तियों का भी वर्णन किया है। जब हम अल्बरूनी के बारे में चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे आपको कि मिथक और लोकोक्तियों का किस तरीके से प्रयोग किया है, जो कि भारतीय समाज के संदर्भ में सही नहीं है। अल्बरूनी ने भारतीय समाज में लोगों को दांत में काले कलर या रंग, काले रंग जैसी चीजों को लगाने के विषय में चर्चा की है। तो ये सारी चीजें हम अध्ययन करेंगे काल विशेष के संदर्भ में, लेकिन स्रोत में आपको इसलिए बताया गया है ताकि अगर स्रोत से कभी क्वेश्चंस आते हैं तो आप सटीक ढंग से इसको स्ट्रक्चर करके अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ये महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं स्रोत में और क्या क्या चीजें बची हुई है। पुरातत्व के अंतर्गत ये जो पुरातत्व है, स्मारक, स्मारक या भवन समझ लीजिए, इसके बाद सिक्के और अभिलेख। अभिलेख में जैसे अगर आप देखें तो अशोक के अभिलेख, स्मारक भवन में भी आप देखेंगे, सिक्के में देखेंगे गुप्तकालीन सिक्के। ये सारी चीजें पुरातत्व के अंतर्गत आती है। मतलब साहित्य के अलावा जिन चीजों को हम लोग वस्तुओं को, जो हमारे लौकिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं हैं, उनको आधार मान के जब हम विश्लेषण करते हैं इतिहास का, तो वो हमारा पुरातात्विक
स्रोत है। इसमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो अन्वेषण है, हमने आपको पहले भी बताया था, ज्ञात करने का तरीका या ज्ञात करना। अन्वेषण का अर्थ है ज्ञात करना। इसमें जो ज्ञात करने का तरीका है हमारे पास वो आकस्मिक है। पहला, जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता के विषय में चर्चा करें तो उस समय वहां रेल निर्माण की कार्यक्रम चल रहे थे। उसी के दौरान हड़प्पा सभ्यता दिखाई दे दिया, कुछ स्मारक वगैरह वहां प्राप्त हुए और इस वजह से हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आया। इसके अलावा तल चिन्ह संकेत अगर हम कहीं जाते हैं वहां देखते हैं, आप इसको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी ले सकते हैं कि तल चिन्ह के अगर हमें संकेत कुछ ऊपर दिखाई देते हैं तो वो इस विषय में फिर हम लोग अन्वेषण करते हैं तल चिन्ह को देखते हुए। साहित्य, जैसे हमारे पास वैदिक साहित्य है तो वैदिक साहित्य को कंसीडर करते हुए अगर हम किसी चीज को खुदाई करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो उसको हम साहित्य के आधार पे अन्वेषण कह सकते हैं। तकनीकी द्वारा अभी हमारे पास रासायनिक तकनीक है, अंतरिक्ष की तकनीक है, जो इन चीजों के माध्यम से हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, हम प्राप्त करते हैं वहां क्या क्या चीजें उपलब्ध है और उसके बाद हम उसका उत्खनन करते हैं। अब है कि उत्खनन के बाद अगर हमें जानकारी मिल जाती है, अन्वेषण हमें प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद हम उत्खनन करते हैं। उत्खनन के विषय में हमने आपको क्षैतिज और लंबवत पहले ही बता दिया है। तो लंबवत में यही होता है कि हम किसी एक स्थान को ऊपर से नीचे तक उत्खनन करते हैं और उसमें हमें विभिन्न लेयर प्राप्त होता है, तो विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम मान के चलिए ये नीचे वाला फर्स्ट लेयर है, तो इस फर्स्ट लेयर को हम पूरा उत्खनन करते हैं तो हमें इसके विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये अंतर है क्षैतिज और लंबवत उत्खनन। इसमें हम विभिन्न सामग्रियों के महत्व की चर्चा करेंगे, उसके सीमा की चर्चा करेंगे और फिर समाधान करेंगे। तो यहां तक आप इस बात को लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है। अभिलेख के अंतर्गत जो हम देखते हैं ये हमारा राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख। राजकीय अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जो विशेषकर राजाओं द्वारा बनवाए जाते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास अशोक के अभिलेख हैं, तो अशोक के अभिलेख से जो जानकारी मिलती है उसको हम राजकीय अभिलेख में डालेंगे। उसके बाद हमारे निजी अभिलेख हैं, जैसे मंदिरों पे लोगों ने जो दान किया, ये सारी चीजें हमारे निजी अभिलेख के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका जो योगदान है, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक योगदान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक सांस्कृतिक योगदान। अब राजनीतिक योगदान में ये है कि जैसे अशोक के अभिलेख हैं, जिन स्थानों पे अगर बृहद शिलालेख मिलते हैं, इससे लोग ये स्पष्ट मान्यता लगाते हैं कि वो साम्राज्य का विस्तार का संकेत है। वो सीमा है जो साम्राज्य विस्तार को बताती है कि अशोक के अभिलेख अशोक के साम्राज्य के बारे में हमें बताती है। जैसे हमें अफगानिस्तान के पास हमें हमारे अभिलेख मिले हैं, गिरनार में अभिलेख मिले हैं, उसके बाद दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी के पास अभिलेख मिले हैं। तो ये बताती है कि वो सीमाएं क्या थी। कलिंग में अभिलेख मिले हैं ओडिशा के अंतर्गत। तो ये सारी हमारे सीमा यानी राजनीति के बारे में जानकारी मिलता है। प्रशासन के विषय में काफी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख में धम्म महामात्र की चर्चा की गई है, प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की गई है, तो अध्यक्ष की चर्चा वगैरह है। तो ये सारी चीजें हमें प्रशासन के विषय में जानकारी देती है। उस समय में अर्थव्यवस्था, आप सपोज कीजिए कि अशोक अभिलेख लिखवा रहे हैं, बड़े बड़े अभिलेख लिखवा रहे हैं, छोटे अभिलेख लिखवा रहे हैं, इतनी कलाकारियां हो रही है, इसका क्या मतलब है? इन सब का मतलब है कि उस समय में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी अन्य कालों की तुलना में बेहतर स्थितियां थी। इसी तरीके से उस काल के सामाजिक स्थितियों के बारे में, जैसे निजी अभिलेख अगर भूमिधारी लिखवाते हैं, निजी अभिलेख है, तो इसे पता चलता है कि उस काल में जो शासक के अलावा भी बहुत सारे लोग की आर्थिक स्थितियां बेहतर थी, वो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये सारी चीजें सांस्कृतिक के अंतर्गत हम देखते हैं भाषा कला। अब ब्राह्मी लिपि के बारे में देख लीजिए, खरोष्टी लिपि के बारे में देख लीजिए, जो अभिलेख अशोक के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसकी सीमाएं देख लीजिए। सीमाएं ये है कि ये निष्पक्ष नहीं होते। अब सपोज कीजिए कि अशोक ने कोई अभिलेख लिखवाया है,
तो शासकीय दृष्टिकोण तो होगा, पूर्ण निष्पक्ष तो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा स्थान परिवर्तन भी होता है। दिल्ली टोपड़ा अभिलेख देख लीजिए, दिल्ली मेरठ अभिलेख के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो स्थान परिवर्तन की वजह से मेरठ में जो बातें कही गई थी, अगर दिल्ली में वही बातें होगी तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। कलिंग में जो अभिलेख है, कलिंग में कलिंग के अभिलेख को अगर हम लोग पश्चिम में डाल देते हैं तो वहां हमें दिक्कत होती है। गिरनार में अगर हम कलिंग के अभिलेख को डाल देंगे तो शासक किसको क्या कहना चाह रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, जिसको कलिंग में न डाल करके कहीं और डाला गया है। अगर उस अभिलेख को कलिंग में डाला जाता है तो वहां के लोगों के लिए ये बेहतर नहीं होगा, उन्हें अच्छी फील नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये बताता है कि अभिलेख भी पूर्ण रूप से जो है वस्तुनिष्ठ नहीं होती। यहाँ भी स्थान परिवर्तन और निष्पक्षता की समस्या बनी हुई है। सिक्के प्राचीन काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो सिक्के आधारित थी। तो इसमें जो हमारा योगदान है, राजनीतिक योगदान के अंतर्गत वंशावलियां हैं। अब सिक्कों पे शासकों का नाम लिखा हुआ है, शासकों का चित्र है, ये सारी राजनीतिक वंशावलियों की बात करते हैं। सीमा, अगर किसी स्थान पे, विशेष स्थान के अंतर्गत हमें विशेष शासक के सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये सीमा रही होगी, साम्राज्य की ये सीमा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इन क्षेत्रों में गुप्तों के सिक्के अधिक मिले हैं, जबकि यहाँ गुप्तों के सिक्के नहीं मिलते। यहाँ गुप्तों के सिक्के नहीं मिलते। इसका यह मतलब निकाला जाता है कि जिन क्षेत्रों में गुप्त के ज्यादा सिक्के मिले हैं, अर्थात वो गुप्त साम्राज्य का अंग रहा होगा। आगे सफलता। अब गुप्तों में सफलता की भी चर्चा हो। सफलता के बाद गुप्त शासकों ने सिक्के बनवाए थे, जैसे कुमार देवी प्रकार के सिक्के। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि उसकी सफलता की भी चर्चा हमें सिक्कों के माध्यम से मिल जाती है। आर्थिक व्यापार, अगर अधिक संख्या में सिक्के मिल रहे हैं, स्वर्ण के अधिक सिक्के मिल रहे हैं, चांदी के कम सिक्के मिल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उस समय जो बाह्य वाणिज्य व्यापार था वो ज्यादा रहा होगा, क्योंकि बाह्य वाणिज्य और दूरस्थ व्यापार में हम बहुत ढेर मात्रा में तो सिक्के कैरी नहीं करेंगे, कम मात्रा में कैरी करेंगे। जैसे अभी देख लीजिए, अगर हमें बहुत लंबे दूर जाना हो तो 2000 के नोट कैरी करते हैं, 100 रुपए के नोट कैरी नहीं करते, या 10 रुपए के नोट कैरी नहीं करते। तो ये चीजें हैं हमारे आर्थिक और व्यापार वाणिज्य के विषय में हमें बताते हैं। सांस्कृतिक के अंतर्गत हम देखेंगे धातु कला। अगर सिक्कों पे शासकों के चित्र बन रहे हैं, अगर सिक्कों पे देवी देवताओं के चित्र बन रहे हैं, तो उस काल में धातु कला की स्थितियां स्पष्ट होती है। भाषा, कौन से भाषा का प्रयोग सिक्के पे किया गया? अगर 10 भाषाओं का प्रयोग सिक्के में है तो इसका मतलब है कि तत्कालीन समय में 10 भाषाएं बोली जाती होंगी। लिपि, अगर 10 लिपि में लिखा गया है तो इसका मतलब है कि वहां 10 लिपि थी। धर्म, विभिन्न धर्म के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। किसी में देवी देवताओं के चित्र हैं, किसी में विष्णु के चित्र हैं, किसी में शिव के चित्र हैं। विशेष करके गुप्त साम्राज्य में हम आएंगे तो कार्तिकेय के चित्र देखेंगे, कुमार गुप्त के सिक्के हैं, ये सारी दिखेंगे। बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त के चित्र हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि हमारा संस्कृति के बारे में, तत्कालीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं ये सिक्के। इसकी सीमाएं भी कुछ है। सीमा ये है कि अगर हम गला करके किसी काल के शासक की सिक्के को अगर अगले शासकों ने गला करके अपने नामकरण कर दिए या अपने चित्र से ढलवा दिए तो ये उसकी एक सीमा निर्धारित होती है। आर्थिक इतिहास के लिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है इन सिक्कों का। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषय में हमें जितने सिक्कों से हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किए हैं उतनी जानकारी आर्थिक विषयों पर इकट्ठा नहीं किया है। तो ये एक सीमा है कि इस सिक्कों के ऊपर हमें अध्ययन पे बल देना होगा। आगे हम पुरातत्व का ओवरऑल महत्व समझते हैं तो इसमें हमें साहित्य से ज्यादा प्रामाणिकता मिलती है। जैसे अगर हम अभिलेख खुदवाते हैं तो अभिलेख में कम शब्द होते हैं और साहित्य में हम अपने अनुसार से अधिक शब्दों को समाहित कर सकते हैं, अपने बारे में लिखवा सकते हैं। तो अपेक्षाकृत इसको प्रामाणिक माना जाता है। इसमें वर्ग भेद नहीं होता। वर्ग भेद से मतलब ये है कि हर व्यक्ति में इसे जो है सो हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार से इसमें व्याख्या कर सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए इसमें
कोई संबंध जुड़ा हुआ नहीं होता है। आगे देखिए हस्तक्षेप कम होता है। जैसे सपोज कीजिए कि अशोक के अभिलेख हैं, तो अशोक के अभिलेख को फिर से खोल करके कुछ अलग बातें लिखना ये बहुत ही कठिन चुनौती होता है। अर्थात यहाँ जो है हस्तक्षेप की गुंजाइश कम है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इससे हमें लंबे काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिए मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल से अभी तक के काल, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी तक, यानी 2000 और 1500 3500 साल के इतिहास की चर्चा हमें साहित्य से मिलती है। लेकिन उससे पहले जितनी भी काल हैं, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, देखे तो 90% काल ऐसे हैं जिसका विवरण हम पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है पुरातात्विक समय में। पुरातात्विक वस्तुओं का एक महत्व है, इससे लंबे काल के इतिहास का जानकारी हमें मिलता है। अब इसकी सीमाएं हैं कि ये पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होती। हमने आपको बताया कि स्थान परिवर्तन करने से शासकीय आदेश में कितना परिवर्तन हो सकता है। इसमें भी हस्तक्षेप होते हैं, रिसाइकलिंग होते हैं। जैसे सिक्के को गला करके नया सिक्का अगर ढाल दिया जाता है, नए शासक अगर उस सिक्के को ढाल देते हैं, राजकीय दृष्टिकोण इसमें भी निकलता है। जैसे अशोक की अभिलेख ले लीजिए। तो इन सारी सीमा में के बाद हम देखते हैं कि इसमें समाधान क्या क्या हो सकता है। तो एक समाधान इतिहासकारों ने निकाला है कि पुरातत्व की एक स्वतंत्र दृष्टि होनी चाहिए, अर्थात साहित्य से अलग हम पुरातत्व के आधार पर इतिहास का लेखन करें। और दूसरा है कि पुरातत्व को साहित्य से पुष्टि करना चाहिए, अर्थात पुरातत्व में जो बातें लिखी हुई है और साहित्य में जो बातें लिखी हुई एक दूसरे को काउंटर करके, एक दूसरे को जोड़ करके, और जब दो बातें प्रामाणिक होती है उस बात के आधार पे हम इतिहास लेखन करें। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि मौर्य साम्राज्य का जो अशोक के अभिलेख हैं और अशोक के अभिलेख के साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैच कराया गया है, उनकी शब्दावलियां मैच हुई है, उसके आधार पे मौर्य साम्राज्य के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से हम लोग पुष्टि करते हैं। हम लोग अपनी बातों की भी पुष्टि जब हमें कोई कुछ कहता है तो हम तीसरे लोगों से प्रामाणिकता लेने की कोशिश करते हैं, चौथे लोगों से प्रामाणिकता लेने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हैं कि हमें पुष्टि कर सकते हैं इन बातों को एक पुरातात्विक साक्ष्य को साहित्यिक साक्ष्य से। तो मित्रों, हमारा यहाँ पे ये स्रोत वाला टॉपिक समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। और मित्रों, अगर इस टॉपिक को हमने जो आपको स्रोत के टॉपिक दिए हैं, हमने जो आपको इतिहास लेखन का टॉपिक दिया, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है जो पूरे भारतीय इतिहास में एक आधार का काम करेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इन बातों को ढंग से समझने का प्रयास करें। और अगर पहली बार में आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देखें और इस बात को समझने का कोशिश करें कि हमें इतिहास लेखन कैसे उपयोगी हमारे लिए है, हमारे लिए स्रोत कैसे उपयोगी है, पिछले विगत वर्ष के प्रश्नों को देखें। तो इस आधार पर आगे हम जो भी इतिहास पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है स्रोत और उससे पहले की जो टॉपिक है, उनको आधार बनाना होगा और उन आधार पे हम भारतीय इतिहास का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने काफी देर से हमें सुना है। और कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस पे हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हम उसको कॉल बैक करेंगे, आपको हम रिवर्ट बैक करेंगे और वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, ऑल द बेस्ट।